इस लैब में या आपकी बायो में ऐसा क्या कर रही है जो आपकी सुपारी दी जा रही है, आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, ऐसा क्या किया जा रहा है? प्रॉब्लम इज माई एक्साइटमेंट। अगर हमारी मिट्टी ही हेल्दी नहीं है तो हमारा नेशन कैसे हेल्दी बनेगा? आत्महत्या की ओर क्यों जाते हैं किसान भाई, इसकी क्या वजह हो सकती है? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, उत्पाद की क्वालिटी कम होती गई है, उसके अलावा वातावरणीय बदलाव है। तो इन सभी चीजों की वजह से किसान को आज आय जो है वो कम हो रही है, और वो एक रीजन है जिसकी वजह से वो सुसाइड कर बढ़ रहा है। फार्मर का मेजर इशू है सॉइल। सॉइल से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है और सॉइल को हमने खराब किया। जो भी है सॉइल की वजह से ही है, और अगर मिट्टी जिंदा रहेगी तो ही खेती जिंदा रहेगी। सिंपल भाषा में बताइए कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, या जो भी चीज पे आप रिसर्च कर रहे हो सादे भाषा में बताइए। ये सब चीजें जो है ये जैविक संसाधन है जिनका इस्तेमाल हम मनुष्यों का जो जीवन है वो आसान करने के लिए यूज करते हैं। इससे जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है उसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। इनोवेशन करने में बहुत एक्साइटमेंट चाहिए। इतनी एनर्जी, मोटिवेशन और एक्साइटमेंट कहाँ से आती है आपके अंदर? बहुत सारी समस्या, और हर एक समस्या के ऊपर एक स्टार्टअप हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम मैं अपनी तरीके से इस लैब में सॉल्व करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम आपकी एक्साइटमेंट है। जैसे हम बाइक माइलेज देख के लेते हैं, और वो बाइक में एक ग्रीन जोन होता है, अगर उसके नीचे या ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो हमें वो माइलेज नहीं देगी। इसी तरीके से हम ये ग्रीन जोन क्या है, उसमें कैसे रहना है, ये किसानों को सिखाते हैं। अलोन ह्यूमन कैन सर्वाइव, को एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ईच अदर विद द कोऑपरेशन। इसीलिए इस कंपनी का नाम भी बायोम है। रात में मुझे सहजता से नींद आनी चाहिए कि मैंने जो काम किया है उससे चेंज हो रहा है, और कहीं किसी की हंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्या आप जानते हैं किसान नुकसान में क्यों है? क्या आप जानते हैं किसान फायदे में कैसे आ सकता है? क्या आप जानते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग क्या होती है? क्या आप जानते हैं किसान सुसाइड क्यों करता है? दोस्तों, ये सारे सवालों के जवाब आज हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। जी हाँ, आज हम अहमदनगर महाराष्ट्र में हैं और ऐसे जगह पे खड़े हैं जहां पे हजारों किसानों ने सीखा है रेसिड्यू फ्री फार्मिंग कैसे होता है और एक अच्छा उत्पादन कैसे लाया जाता है, वो भी कम से कम खर्चा करके खेती में। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है हमारे द इंडियन फार्मर शो का बहुत ही कमाल का होने वाला है, जिसमें गेस्ट है डॉक्टर प्रफुल्ल गाडगे सर, जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी की है। वो एक साइंटिस्ट है, इनोवेटर है, एंटरप्रेन्योर भी है। तो ये जो हमारा आज का एपिसोड है दोस्तों, पूरा देखना है आपको। और दोस्तों, फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे द इंडियन फार्मर शो में। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मजे में हुआ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज मैं आपसे तीसरी बार मिल रहा हूँ। बिल्कुल। पहली बार आया था आपसे सीखने के लिए, उसके बाद में बहुत कुछ सीखा हूँ, बहुत सारे खेती को देखने का नजरिया मेरा बदल चुका। उसके बाद फिर दूसरी बार आप मेरे खेत में आए, तीसरी बार आपके लैब में मैं आया हूँ अभी आपके लोकेशन पे, और स्वागत है आपका हमारे द इंडियन फार्मर शो में। तो सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा, आज मैं आपको थोड़े तीखे, थोड़े मीठे अलग अलग टाइप के सवाल करूंगा। तो एक सीरियस सवाल ये है कि हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र राज्य में भी किसान भाई जो है आत्महत्या करते हैं। ये आत्महत्या की ओर क्यों जाते हैं किसान भाई, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो किसान पुरखों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन जो भी वो खेती करते, देखिए आप बिजनेस के कंपेयर कीजिए, खेती भी एक बिजनेस है, लेकिन बिजनेस की तरह इसे कभी देखा नहीं गया। बिजनेस में क्या होता है, जो भी जनरेशन आती है ना, वो एडवांसमेंट करती है, नई चीज़ें सीखती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। क्या रॉ मटेरियल है, क्या उसकी क्वालिटी है, और सही आउटपुट कैसे देना है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम कैसे करनी है। लेकिन खेती को क्या है कि खेती में ये चीज़ें कभी आई ही नहीं, उसको बिजनेस की तरह देखा ही नहीं गया। बराबर। और जो किसान की अगली जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो आज भी मुझे खेत में कौन सी बीमारी है पौधों को, क्या इश्यूज है, क्या खाद यूज़ करनी है, इसके लिए आज भी कृषि सेवा केंद्र या कुछ बाहर की चीज़ों पे डिपेंड है। उनको आज भी ये पता नहीं है कि ये मैं फसल ले रहा हूँ तो उसके लिए मुझे किस तरह से आगे प्लानिंग करनी है, किस तरह से कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो ये एक दिक्कत है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, प्रोड्यूस की क्वालिटी गिरती है, और सही प्रॉफिटेबिलिटी रिटेन नहीं हो पाती है। तो ये मुझे लगता है कि बात है जिसकी वजह से
किसान आत्महत्या की ओर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रिटर्न होती है तो लॉस बेरिंग बढ़ जाता है। वैसे एटमॉस्फेयर या क्लाइमेटिक कंडीशन से भी उसको फाइट करना है, वातावरणीय बदलावों से भी उसको फाइट करना है, गवर्नमेंट की लॉज एंड रेगुलेशंस भी है। उसके अलावा ये एक चीज़ है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट टू बी यूज एट व्हाट टाइम। और एक चीज़ ये है कि कृषि रसायनों के बारे में उनमें जो निरक्षरता है वो उस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने किसानों को बताया कि आपको ये खाद यूज करनी है जिससे आपकी उत्पाद बढ़ेगी, बराबर। आय बढ़ेगी। वो डालते गए, लेकिन उससे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उसको बैलेंस करना चाहिए। देखो, कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा कहीं पे भी एग्जिस्टेंस में होती है तो वो पोल्यूशन होता है। बराबर। और गवर्नमेंट ने भी और हमने भी, पॉलिसी मेकर्स ने भी खेती में पोल्यूशन कर दिया है पूरा। और इसकी वजह से आज खेती में जो मिट्टी है उसकी जान जो है वो चली जा रही है, मतलब उसमें उत्पाद ये की जो कैपेबिलिटी नहीं है, इसकी गुणवत्ता कम होती जा रही है। कम होती जा रही है। मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में जो उत्पाद की क्षमता होती है वो अकेले खाद के ऊपर नहीं है। मिट्टी की अपनी एक जिंदगी है। वो जिंदगी मतलब मिट्टी के अंदर के सूक्ष्म जीवाणु, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, बहुत सारी चीजें होते हैं। इनको इस मिट्टी का माइक्रोबायोम कहते हैं। और ये जो बायोम है वो हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। ये जो है, इसके अंदर के जो सूक्ष्म जीव है ये पौधों को अपना खाद जो है वो लेने में मदद करते हैं, वातावरणीय बदलावों से लड़ने में मदद करते हैं। और इसके अलावा जो भी रोग है या जो भी कीटक है इनके अगेंस्ट फाइट करने में भी मदद करते हैं। ये मिट्टी में जान ही अभी नहीं है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये एक साइड इफेक्ट है जो बैलेंस करना चाहिए था। बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो बैलेंस करने के लिए चाहिए था जैविक खादों का, बायोलॉजिकल संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल। इसके लिए हमने किसान को कभी साक्षर किया ही नहीं। हमने बस उसको कहा कि आप खाद डाल दो और आपको उपज आ जाएगी। वो डालते गया। और आज जो है उपज भी आती है लेकिन मार्केट रेट नहीं होता है, क्योंकि उसका मार्केट से कुछ लेना देना ही नहीं रहा है। एज अ बिजनेस मार्केट से कुछ लेना देना होना चाहिए ना, मार्केट की क्या डिमांड है उसके अनुसार भी कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो खेती को एज अ बिजनेस देखा ही नहीं गया। और जो खेती में हमारी प्रोडक्शन सिस्टम है, हमारी जो मशीनरी है, वो है हमारी सॉइल, हमारी मिट्टी, तो उसकी तरफ भी कभी ध्यान नहीं गया। तो उसका अगर मेंटेनेंस ही नहीं हुआ है तो वो भी खराब हो गई। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें हैं खेती में, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, उत्पाद की क्वालिटी कम होती गई है, उसके अलावा वातावरणीय बदलाव है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से किसान को आज आय जो है वो कम हो रही है उसकी, और वो एक रीज़न है जिसकी वजह से वो सुसाइड की ओर बढ़ रहा है। मतलब आपका कहना है कि फार्मिंग प्रॉफिटेबल कम होते जा रही है। हाँ, बराबर है, पैसा नहीं मिल रहा है। इसकी वजह बहुत सारी है, चाहे वो दवाइयों का इस्तेमाल करना हो, या हमारी जमीन की गुणवत्ता कम हो गई, या आप बोल रहे कि हरित क्रांति के बाद लोगों को सिखाया नहीं कि किस तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए। है। अंधाधुंध फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हुआ और प्रोडक्शन बढ़ गया बस, यस, लेकिन वो क्वालिटी वाला प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। तो हरित क्रांति जो हुई वो सही हुई या गलत हुई? हरित क्रांति सही हुई, लेकिन उसके बाद में उसको जो बैलेंस करना चाहिए था वो नहीं हुआ। देखिए, रासायनिक खादों की वजह से मिट्टी का माइक्रोबायोम खत्म हो गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पौधों की जो इम्यूनिटी है, उनकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, उनकी जो बढ़ने की क्षमता है, न्यूट्रिएंट लेने की क्षमता है, वो कम होती गई। तो ये बात तो आम है कि अब इस क्षमता कम होने के बाद में रोग और कीटकों का प्रादुर्भाव जो है वो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ता है तो फिर किसानों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, अभी तो एंटीबायोटिक्स भी आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इसका भी एक रीज़न है एग्रोकेमिकल्स इलिटरेसी, कृषि रसायनों के बारे में जो निरक्षरता है वो, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है बाद में। क्योंकि पहले तो 1-2 बोरी डालते थे तो खाद डालते थे तो उपज आ जाती थी, बराबर, कीटक भी कम थे, खर्चा कम था। मक्के जैसा जो क्रॉप है, फसल है, उसके ऊपर तो पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन था ही नहीं। अच्छा, पहले तो नहीं था। तो ज्वार पे भी है, अच्छा, बाजरा पर भी है, जो ट्रेडिशनल हमारे क्रॉप्स है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, उनके ऊपर भी बहुत सारे पेस्ट हम अभी देख रहे हैं। जिंजर जैसी फसल है उसमें भी बहुत सारे डिसीजेस है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, जो माइक्रोबियल हेल्थ है, वो रिड्यूस होने की वजह से है। ओके, मतलब आपका कहना ये है कि फार्मर का मेजर इशू है सॉइल,
और सॉइल से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है और सॉइल को हमने खराब किया। सॉइल से ही हम सब कुछ है, मतलब जो भी है सॉइल की वजह से ही है जी। और अगर मिट्टी जिंदा रहेगी तो ही खेती जिंदा रहेगी। हाँ, मिट्टी है तभी जिंदा खेती रहेगी और खेती रहेगी तभी मानव जीवन रहेगा। मतलब अभी ये भी कहते हैं, मतलब अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, कुछ पॉलिसी मेकर्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, इंडस्ट्री के लोग थे, वहाँ पे बात हुई। मैंने कहा कि मिट्टी जिंदा रहेगी तो खेती जिंदा रहेगी। उन्होंने कहा ये भी हाइड्रोपोनिक्स आ रहा है, एरोपोनिक्स आ रहा है, बराबर, लेकिन ये कहाँ है? इसके लिए जो लागत है, इन्वेस्टमेंट है, वो कॉरपोरेट ही कर सकता है। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें अभी भी उतने नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। हवा वाली बात है ना वो। हवा वाली बात है। और लाइक इन कंट्री इन इंडिया, इट इज़ पॉसिबल इन इजराइल एंड सऊदी अरेबिया कि वहाँ पे उनकी ज़रूरत है और वो उतना पैसा वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी सारी खेती है, इतनी सारी ज़मीन है, अच्छी सब बातें हैं, तो हम उस पे एक्स्ट्रा की लागत क्यों लगाए और लॉस में क्यों जाए? वो तो संसाधनों का अपव्यय है। ऐसे में क्या तो हमारे पास अभी हमारी मिट्टी है तो उससे ही हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मार्केट में एक और चीज है, अभी मैं पूरे देश में घूमता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, मुझे यूथ मिलती है तो वो बोलती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, रेसिड्यू फार्मिंग करना चाहिए या सस्टेनेबल फार्मिंग करना चाहिए। देखिए, जो मैंने आपको अभी कहा कि हम टेक्नोलॉजी छोड़ के पीछे नहीं जा सकते, राइट? खेती करनी है तो वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए साइंटिस्ट मैं कहूँगा वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। और एज ए साइंटिस्ट एंड एज ए एंटरप्रेन्योर कॉम्बिनेशन करोगे तो मैं कहूँगा वो रेसिड्यू फ्री होनी चाहिए। रेसिड्यू फ्री मतलब उसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हार्वेस्ट आता है उनमें उनके जो अंश होते हैं वो हमें किसी भी प्रकार से हानिकारक लेवल पे नहीं होते हैं। तो ये रेसिड्यू फ्री है जो एक्सपोर्ट के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो इसमें लागत कम होती है, खाद की, दवाइयों की सही जगह पे सही दवाई का इस्तेमाल होता है, तो कीड़ और रोग का नियंत्रण भी सही तरीके से हो जाता है और इससे क्वालिटी भी अच्छी आती है। तो ये हुई रेसिड्यू। ये हुई रेसिड्यू फ्री। देखिए, रेसिड्यू फ्री जो फार्मिंग है ये सस्टेनेबल फार्मिंग है आज की तारीख में, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ। अभी मैं 2 दिन पहले विदर्भा में था, मैं घाट वगैरह एरिया में था, वहाँ पे ट्राइबल बेल्ट है, लेकिन वहाँ पे एक एनजीओ ने रिपोर्ट दिया है कि वहाँ पे भी माता की दूध में, ह्यूमन मिल्क में, दे फाउंड ट्रेसेस ऑफ ग्लाइफोसेट। ओ बाप रे, जो हम खरपतवार मारते हैं। अरे यार, और ग्लाइफोसेट नहीं, ऐसे बहुत सारी दवाइयों के ट्रेसेस है। तो आप देखिए, कोई भी लैंड अभी ऑर्गेनिक नहीं रहा है, और अगर उसकी ओर हम जाएंगे, हम सबको बताएंगे आप ऑर्गेनिक करो, तो फिर से 1972 वाली बात को हमें फेस करना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि अमेरिका से जो गेहूं आया या जो कुछ भी रिसोर्सेस आए वो आपके जानवरों के लिए थे जो उन्होंने हमारे लिए भेजे। तो फिर से उसी बात पे हमें जाना पड़ेगा। श्रीलंका का हाल भी हमने देखा है। सही कहा। नॉर्थ ईस्ट में भी देखता हूँ, कहता है कि ऑर्गेनिक, लेकिन नहीं, ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता है अभी। हाँ, आप कंटिन्यूसली करो, सस्टेनेबली करो तो वो ऑर्गेनिक डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन आज के किसान की जो ज़रूरत है उसको भी हमें ध्यान में लेना है। तो रेसिड्यू फ्री इज़ एन राइट अप्रोच। दोस्तों, अब आपको चुनना है, रेसिड्यू फ्री करना है या ऑर्गेनिक करना है। हमने तो आपको खोल के पूरा डिटेल में बता दिया यहाँ पे। अभी आपने बताया कि रेसिड्यू फ्री फार्मिंग ज़माने के हिसाब से, अभी के सिचुएशन के अनुसार करना चाहिए, लेकिन एक और कंफ्यूजन ये है कि जब भी मैं कोई भी साधारण किसान हो या पढ़ा लिखा किसान हो मिलता हूँ तो उनका कंफ्यूजन रहता है कि रेसिड्यू फ्री यानी कि ऐसा करना पड़ेगा क्या, वैसा करना पड़ेगा क्या, तो ये हो सकता है क्या रियलिटी, वो बताइए। रेसिड्यू फ्री बिल्कुल रियलिटी में हो सकता है। रेसिड्यू फ्री मतलब क्या है कि देखिए, हमें जो संसाधन है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। मतलब कि कृषि रसायन जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उनके साथ एक लीफलेट आता है जिसे लेबल क्लेम कहते हैं, और इस लीफलेट में उस दवाई का सही इस्तेमाल करने की विधि दी गई होती है। इसमें कौन सी इल्ली है, कौन सी इल्ली के लिए कौन सी दवाई यूज़ करनी है, इसके डिटेल्स होते हैं। उसका अगर सही समय पर सही प्रमाण में हम इस्तेमाल करेंगे तो उस इल्ली का नियंत्रण तो हो जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में, जिसको वेटिंग पीरियड कहते हैं या प्री हार्वेस्टिंग इंटरवल कहते हैं, उसके बाद में वो जो कीटनाशक दवाई है उसका अंश जो है, रेसिड्यू जो है, वो उस फसल से निकल जाता है।
तो इससे वो जो फसल है वो रेसिड्यू फ्री हो जाती है। मान लीजिए मेरा टमाटर है, मैंने टमाटर को दवा मारते समय पूरा बोतल के ऊपर लीफलेट वगैरह पढ़ के दवा मार दी। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसमें उसका अंश कम हो जाएगा, हार्वेस्टिंग करने के पहले ही अगर मैं प्रॉपर फॉलो करता हूँ तो, और वो मैं अच्छे से खा सकता हूँ। बिल्कुल और चाहे जो भी खाए फिर उसका रेसिड्यू, उसके अंश बॉडी में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, और ये हेल्दी भी है। हेल्दी भी है। आपके पास टमाटर है, टमाटर के ऊपर इल्ली आती है, तो उसकी डेवलपमेंट की स्टेज होती है टमाटर की। अभी देखिए कि आपको 15 दिन में हार्वेस्ट करना है, तो उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिनके रेसिड्यू 6 से 7 दिन में निकल जाएंगे। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स है वो महज 4 घंटे में या 4 दिन में इल्ली का काम खत्म करते हैं, और उनका रेसिड्यू जो है उसका कुछ भी इशू नहीं रहता। मतलब इस्तेमाल करने के बाद 4 घंटे बाद वो खा सकते हो, या आप प्रोसेसिंग के लिए ले सकते हो। या कुछ रासायनिक कीटनाशक दवाइयाँ है कि जो 6 से 7 दिन में उनके रेसिड्यूज निकल जाते हैं। तो 7 दिन में उनका रेसिड्यूज कम होता है, तो 15 दिन में जो आप हार्वेस्ट कर रहे हो वो रेसिड्यू फ्री हो जाएगा। हाँ, ये बात भी आपने सही कही कि दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात था कि आपको सीखना पड़ेगा कौन सा केमिकल या कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा फंजीसाइड जो भी आपको इस्तेमाल करना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। यहाँ होता क्या है कि एक तो केमिकल के बारे में पता नहीं है, दूसरा रेसिड्यू फ्री का ये शब्द ही नया आया है अभी मार्केट में, ऐसे लोगों को लगता है, लेकिन है तो चलते आ रहा है। जैसे यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे अगर कोई भी केमिकल का रेसिड्यू आता है तो वो डंप कर देते हैं उधर ही। बहुत सारे केसेस अंगूर में भी मैंने सुने हैं कई सालों पहले कि फला फला अंश मिल गया और वहाँ पे अंगूर बिके नहीं। तो वो लोग इतने स्ट्रिक्ट हैं, हमारे इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है? हो रहा है, अब हमारे यहाँ पे भी इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है। जैसे अभी हमने व्हीकल्स में देखा कि जो BS 3, 4, 5, 6 अभी 7 आ रहे हैं, नॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन होते जा रहे हैं। उसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नई संसाधनों के लिए सही इस्तेमाल के लिए, या रेगुलेशंस जो है कि सबको सही तरीके से खाना मिले, अच्छा खाना मिले, इसके लिए रेगुलेशंस भी आ रहे हैं। जैसे पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल है, या FCO के अंडर जो अभी बायोस्टिमुलेंट एक्ट है, ये सुनिश्चित करता है कि किसानों को सही क्वालिटी की दवाइयाँ मिले, उनका इस्तेमाल सही हो, और सही इस्तेमाल के बाद जो भी हमारे पास मतलब कंज्यूमर्स के पास जो भी फूड स्टफ आता है या प्रोड्यूस आता है वो रेसिड्यू फ्री हो। तो इंडिया में भी, मतलब भारत में भी ऐसे रेगुलेशंस है कि अगर किसान, ऐसे कुछ रेगुलेशंस है कि जिसमें हमें सही दवाइयों का सही इस्तेमाल करने के लिए सुनिश्चितता लाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है, नोटबंदी एक रात में हो जाती है, लेकिन ऐसी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे हमारे कम्युनिटी के लिए, पूरे मानव जीवन के लिए ये धोखादायक हो सकता है अगर किसान अवेयर ना हो तो ये चीज़ें जल्दी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती, लागू क्यों नहीं होती है? एक्चुअली ये सब फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर आता है, या FCO के अंदर आता है, CIB के अंदर आता है, इंसेक्टिसाइड कंट्रोल बोर्ड के अंडर। और इसमें ये रेगुलेशंस पहले से ही है, ये प्रावधान पहले से ही है कि सही इस्तेमाल करना चाहिए, और उसकी सुनिश्चितता के लिए उसके अनुसार दंड भी दिया गया है। और अभी अगर किसान से किसी दवाई का इस्तेमाल गलत तरीके से होता है और वो किसी पर्सन की बीमारी या कुछ इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या कुछ नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो भी उस दायरे में आता है, किसान भी उस दायरे में आता है। जैसे लेबर काम कर रहा है खेत में, बराबर, और उनको आपने अप्रमाणित निविष्ठाएं दी है, उनको आपने यूज़ करने के लिए कहा है, और उसमें अगर कुछ उनको इश्यूज़ होते हैं, मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसान की भी रहेगी, कृषि सेवा केंद्र चालक की भी रहेगी, और कंपनी की भी हो सकती है। मतलब कोई दवा स्प्रे कर रहा है, उसके नाक में कोई इंजरी हो गई तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है यहाँ हो सकती है। ये प्रावधान जो है वो है, और आगे चल के इनमें और भी ज़्यादा कठोरता आ सकती है। जैसे हमने यवतमाल में देखा कि जिस तरीके से डेथ्स हुई थी लेबर्स की, कब हुआ था? कुछ साल पहले यवतमाल में बहुत सारी ऐसे केसेस थी कि दवाइयों का छिड़काव करने के बाद वो जो छिड़काव करने वाले किसान थे, उनमें कुछ मेडिकल इश्यूज, सीवियर मेडिकल इश्यूज पाए गए, ब्रीदिंग में कुछ इश्यूज थे, और डेथ्स भी रिपोर्ट्स हुई, और डेथ भी उसमें रिपोर्ट हो गई है। तो पोस्टमार्टम भी उनका हो चुका, उसमें भी वो सब चीज़ें थी। तो ये जो बात है वो उस समय तक पॉलिसी लेवल तक गई, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको हाईलाइट किया गया है, कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी इसका जिक्र है, और विदर्भ में ये इश्यूज बहुत सारे थे, महाराष्ट्र के।
हाँ, बड़ी दुखद घटना थी आपने जो बताई, इतने सारे किसानों का एक साथ में डेथ होना, कई सारे आपने बताया कि ये सारा तो किसान भाइयों को है कि फसल लगानी है, उसको ग्रो करना है, उसको बेचना भी है, मार्केटिंग भी करना है। तो किसान भाई किस तरीके से जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट करे, मनी मैनेजमेंट करे और प्रॉफिट में आए? देखिए, पहले तो हमें खेती की तरफ एज अ बिजनेस देखना होगा, बराबर। तो ये हमें नेचुरली सब चीज़ें सिखा देता है। बिजनेस में क्या होता है कि सब कुछ मैनेजमेंट देखना पड़ता है। अभी हम इंडस्ट्री चलाते हैं, तो देखिए एग्रोकेमिकल कंपनी है, इंडस्ट्री चलाती है, तो समर में उसका बिजनेस क्या होता है, स्लो डाउन होता है। तो उसको उसके अकॉर्डिंगली फोकस करना पड़ता है आने वाली उत्पादनों की तरफ, संसाधनों की यूटिलाइजेशन की तरफ। जैसे कोई सुगंधी साबुन बनाने वाली कंपनी है, तो उसका साबुन का एडवर्टाइजमेंट साल भर नहीं आता है, दिवाली आएगी तो उसका एडवर्टाइजमेंट आएगा। हाँ बराबर। चंदन वाला या ऐसे जो भी होता है, गुलाब वाला आता है। तो इसी तरीके से हमें खेती में ध्यान देना है। कॉरपोरेट विजन रखना पड़ेगा, हमें कमर्शियल विजन उसमें रखना पड़ेगा। हम जो भी निविष्ठाओं का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे खाद है, कीटनाशी दवाइयाँ है, या अभी टॉनिक्स वगैरह आते हैं, तो इनका इस्तेमाल करने में हमें उनकी सही जानकारी लेनी पड़ेगी। सही जानकारी लेके हमें उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो उसकी लागत कम करेगा और हमारी फसल को सुरक्षित ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखने में मदद करेगा। तो इसमें क्या है कि अगर हम अवेयरनेस लाते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसका सही तरीके से नॉलेज लेते हैं, तो किसी को भी ये पता चलेगा। हम स्कूल में भी सीखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नेचुरली होता है चना जैसे क्रॉप्स में, बराबर। तो उसमें जो भी रिक्वायर्ड जैविक निविष्ठा है, जो भी राइजोबियम है, हम बैक्टीरिया उसमें यूज करते हैं, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी घट जाएगा, प्रोड्यूस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। मतलब आपका कहना यह है कि एक तो पहले एज अ बिजनेस फार्मिंग को देखना चाहिए, दूसरा है कि आपको कम कॉस्ट में उत्पादन लेना चाहिए और खेती की जो चीज़ है उसके बारे में सीखना चाहिए। तो ओवरऑल इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अच्छे से हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस क्यों है फसल के ऊपर, स्ट्रेस क्यों है, इसके ऊपर किसान कभी ध्यान ही नहीं देता है। वो कहता है कि ये मेरी पत्ती है, कृषि सेवा केंद्र में जाता है और दिखाता है, भाई ये देखो तो क्या हुआ है उसे, इसके ऊपर मुझे दवाई दे दो। अब वो कृषि सेवा केंद्र, ये एक बहुत बड़ा मतलब ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। जो कृषि सेवा केंद्र चालक है, इनको किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रशिक्षण नहीं है कि आपको दवाई का रिकमेंडेशन कैसे करना है, कौन सी बीमारी है या कौन सी इल्ली है, उसके ऊपर कौन सी दवाई चलेगी। जो भी कंपनी उनको ज़्यादा पैसे देती है, वो दवाई वो आगे सरका देते हैं और किसान वो ले लेते हैं। अगर किसान जाता है कि ये मेरी पत्ती देखो इसको क्या हुआ है, तो उसको एक कीटनाशक दवा दी जाती है, एक टॉनिक दिया जाता है, एक फफूंदनाशक दिया जाता है, सब मिक्स किया जाता है और उसको दिया जाता है। ये वहाँ मतलब प्रॉब्लम तो डायग्नोस हुई नहीं, प्रॉब्लम क्यों थी, उसका रूट डेवलपमेंट रुका था। क्यों रूट डेवलपमेंट रुका था? क्योंकि उसने खाद का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, उसकी मिट्टी का पीएच और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिगड़ गया, तो रूट्स डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट हुआ, न्यूट्रिशन अपटेक पे इम्पैक्ट हुआ, और इसकी वजह से उसके पत्ते पीले हैं। ना कि फफूंद की वजह से है, ना कि इल्ली की वजह से है, ना कि बाकी की चीज़ है। लेकिन उसको 3 दवाइयाँ दी गई, तो 3 दवाइयों का खर्चा भी बढ़ गया, उसका प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व हुआ। तो कैसे खेती में प्रॉफिटेबिलिटी आएगी? नहीं आएगी। इसी तामझाम की वजह से जो है किसान को भी स्ट्रेस आ जाता है। बिल्कुल आएगा, उसका खर्चा भी बढ़ेगा, मनी मैनेजमेंट भी नहीं होगा। बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एज अ साइंटिस्ट, इनोवेशन भी बहुत सारे अलग अलग करते हैं, आप एक बिजनेसमैन भी है, बिजनेस एंगल से भी सारी चीज़ सोचते हैं, तो मैं आपके जर्नी के बारे में थोड़ा सुनना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत कैसे रही, पढ़ाई कैसे हुई, बचपन कैसे गया, फिर कहाँ से यहाँ तक आए, थोड़ा बताइए ना। ओके, बचपन की यादें मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आज मैं जो हूँ वो मेरी बचपन की वजह से हो। अच्छा। तो जब 4 साल का था तो माँ चल बसी थी, और तब से पिताजी फ्रस्ट्रेशन में थे और अल्कोहलिक भी थे। और उसकी वजह से मेरी पढ़ाई के ऊपर या किसी चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो जब से अंडरस्टैंडिंग हुई तो स्कूल में जाके खुद का एडमिशन का फॉर्म, मतलब 4th-5th स्टैंडर्ड तक तो हो गया, लेकिन 5th स्टैंडर्ड का ये खुद का एडमिशन का जो अरेंजमेंट है, जैसे 7th स्टैंडर्ड में स्कूल चेंज हुआ, करना पड़ा था, या फिर 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ये सब डिसीजंस थे वो खुद से ही लेने पड़े। तो ये जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन ने वो सिखाया कि हमें वो कैसे लेने हैं। कहाँ पे रहते थे तब आप? मैं केड़गांव है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, नगर में केड़गांव नाम का है, वहीं पे रहता था। जिला परिषद के स्कूल में मेरा एजुकेशन हुआ 7th स्टैंडर्ड तक।
बाद में 10th तक रैयत शिक्षण संस्था के स्कूल में एजुकेशन हुआ। बाद में अहमदनगर में ही मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद में आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज एन रिसर्च फेलो ज्वाइन हुआ। 1 साल तक वहाँ पे काम किया, कुछ महीने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में भी काम किया। जब काम कर रहा था आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट में तो पिताजी चल बसे, फैमिली जो उनकी गवर्नमेंट सर्विस थी तो उसमें फिर सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। तो एज ए सीनियर क्लर्क वहाँ पे ज्वाइन किया। मन तो नहीं लगता था क्योंकि लैबोरेटरी का एनवायरनमेंट पूरा अलग था और वो पैशन था। और जब मैं गवर्नमेंट में आया जॉब करने के, वहाँ पे टेबल थे, कुछ काम था, लेकिन काम ऐसा है गवर्नमेंट में कि नीचे से लेके ऊपर तक आपको कुछ मिलता है तो भी आप काम करते हो, मतलब अदर देन सैलरी। ये मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। सही। और जब अहमदनगर में था तो वहाँ पे दूर दूर से लोग आते थे, किसान आते थे, उनको एनओसीज वगैरह चाहिए रहते थे इरिगेशन से रिलेटेड कुछ कामों के लिए। तो एक बार एक किसान आए अकोला से कि किसी ने उनको कहा था कि आप डिस्ट्रिक्ट के मेन ऑफिस में जाओ, वहाँ पे आपको एनओसी मिल जाएगी। कुछ ऑफिसर्स ने उनको कहा कि आपको ये XYZ मतलब है तो आपको इतना इतना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, वो बहुत ही नर्वस थे और मुझे आदत है, मैं चाय बहुत पीता हूँ। तो मैं ऑफिस के बाहर छुट्टी में गया, चाय ले रहा था, तो वो बहुत ही नर्वस दिखे थे। तो ऐसे मैंने पूछा क्या हुआ बाबा, काय झालं बाबा? साहेब आलो होतो इकडे, पण यहाँ पे आया था मैं, ऐसे ऐसे एक कागज लेना है जिसकी वजह से कुछ काम रुका हुआ है, कैनॉल गया है पास में खेती के, तो कुछ मिला नहीं उसका, या कुछ बहुत सारी बातें हैं और जो आगे करनी है, लेकिन देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अभी वापस जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, और कल घर से खाना लेके आया था सुबह, तो वो ख़त्म हो चुका है, अब खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। 55 साल की उनकी शायद उम्र रहेगी। तो वो जब मैंने सुना तो मैंने कहा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब उनको वहाँ पे चाय बिस्किट्स वगैरह दे दिए। फिर ऑफिस में गया, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उनको दे के उनका काम करवा के वो डॉक्यूमेंटेशन उनके हाथ में दिया, और वो हंसते हंसते गए। लेकिन मैंने ये देखा कि ये मैं कर रहा हूँ, मतलब ये मैं कब तक करूँगा, ये मेरी एजुकेशन का सही इस्तेमाल है नहीं है, तो मुझे मेरी एजुकेशन का सही इस्तेमाल करना है, तो मैं ऐसे हज़ारों लोगों को, हज़ारों किसानों को हंसते हुए देख सकूँगा। तो वो उस सिचुएशन के बाद में टर्निंग पॉइंट आया। एट द सेम टाइम यहाँ पे कॉलेज में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का रिसर्च प्रोजेक्ट आया था, तो उस पर मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन वो जो प्रोफेसर थे उनका वो भी कुछ वरीड थे कि आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ रहे हो। तो आप सोचो, क्योंकि आपकी एक तो आपकी फैमिली जो है वो मतलब फाइनेंशियली आप स्ट्रेस्ड हो, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, बहन की भी शादी करनी है, तो इन सारी सिचुएशंस में आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहे हो। तो मैंने कहा सर मैंने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया है, और फिर देन ही एग्रीड टू द थिंग, मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद फिर शिफ्ट हो गया, सर का सिलेक्शन हुआ यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे गए, और वहाँ पे फिर आगे जो जिनकी लैब में मैंने काम किया, मतलब वो मेरे गाइड थे PhD के, डॉक्टर मानवेंद्र काचोले, इज थिंक टैंक ऑफ शेतकरी संघटना, द मैन हु बॉट कंप्यूटर फर्स्ट टाइम इन मराठवाड़ा रीजन, एंड वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल हैज पोस्ट-डॉक अब्रॉड। और उनके साथ जुड़ने का मौका मिला मेरी गाइड की वजह से, सर की लैबोरेटरी में काम करना हुआ, सर से जो इंटरेक्शन होते गए तो मैं वापस लैब से किसानों से जुड़ने लगा। वहाँ पे किस चीज़ का काम चलता था लैब में? प्लांट पेस्ट इंटरेक्शन के ऊपर काम होता था। प्लांट पेस्ट इंटरेक्शन मतलब इल्लियाँ जब प्लांट के ऊपर फीड करती है तो प्लांट में उनके प्रतिरोध में कुछ क्षमताएं होती है कि जो उनका खाना कम कर देती है और उनको रोक देती है। ओके। तो जिसकी वजह से प्लांट खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो नेचुरल डिफेंसेस जो रहता है प्लांट की, जो इम्यूनिटी रहती है, इसके ऊपर आपकी उसके ऊपर पढ़ाई थी, और मुझे इलियों की ज़रूरत थी पढ़ाई के लिए। तो फिर सर ने मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर थे तब के, और शेतकरी संगठना से जुड़े हुए थे,
तो फिर उनसे मिलना हुआ, इल्ली कलेक्ट करने के लिए हम अर्ली इन द मॉर्निंग जाते थे, वो आते थे, हेल्प करते थे। 6:30-7 बजे तक कलेक्ट करनी होती है इल्ली सुबह। हाँ तो फिर सिचुएशन, उनसे बात होते होते उनकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस है या इन सब चीज़ों का अंदाज़ा आ जाएगा। फिर बाद में पीएचडी जैसे ही ख़त्म हुई तो सर के साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंसेस एंड टेक्नोलॉजी एमजीएम औरंगाबाद में ज्वाइन करना हुआ। सर वहाँ पे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च थे। तो हमने उस समय क्या हुआ था, फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहा था, और इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम हुआ जहाँ पे एक बहुत बड़ी मराठी सेलिब्रिटी आई थी, और उन्होंने कुछ फंड जो इंस्टीट्यूट ने जमा किए थे वो उन किसानों की विधवाओं को दिए गए। ओके बट दैट वाज काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, ऐसे मुझे लगा। इंटेंशन उस प्रोग्राम का सही था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर हम इस पे काम करेंगे कि ये ज़रूरत ही ना है तो क्या करना पड़ेगा। और तभी हमने कुछ मार्केट रिसर्च किया था, जैसे लैब थी, साथ में सर का गाइडेंस था। वी हैव कलेक्टेड सम ऑफ द इनपुट्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स फ्रॉम द मार्केट, सब तरह की कंपनियों के, एमएनसीज के लेके लोकल कंपनियों के। और जब हम वो लेके आए, हमने उनको डायग्नोस किया, तो ये पता चला कि बहुत सारी कंपनियों के फॉर्मुलेशन ही गलत है। मतलब गवर्नमेंट ने दिया है कि आपको ये ऐसे ऐसे करना है ये। इतना कंसंट्रेशन में ये दवाई इसमें चाहिए। चाहिए। दवाइयाँ तो उसमें होती है, लेकिन उसका फॉर्मुलेशन स्टेबल नहीं होता है। तो अगर वो सही साइंटिफिकली डिज़ाइन फॉर्मुलेशन नहीं है तो उसकी इफ़िशियंसी खेतों में नहीं मिलेगी। जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट है, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट स्टेबलाइजर्स डालने पड़ते हैं, तभी वो स्टेबल रहता है। या फिर ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं कि जो उस कॉन्सेंट्रेशन में रहेगी, लेकिन इफ़िशियंसी उनकी नहीं मिलती है, फॉर्मुलेशन सही नहीं होता है। तो जब ये सब सिचुएशंस देखी तो ऐसे लगा कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती है कॉलेज की या जॉब की, और मुझे काम करने के लिए फ्रीडम चाहिए था। फाइनेंस तो ऑब्वियसली चाहिए, लेकिन सबसे पहले मैंने फ्रीडम के बारे में सोचा, सर से बात की, जॉब रिज़ाइन किया, और अहमदनगर में आके अपने घर के ऊपर एक छोटी सी लैब शुरू कर दी। और उस वहाँ पे हमने कुछ फॉर्मुलेशंस के ऊपर काम किया, कुछ जैविक उत्तेजक बायोस्टिमुलेंट्स के फॉर्मुलेशंस डिज़ाइन किए, और ये फॉर्मुलेशंस हमने कुछ इंडस्ट्री को लेके अप्रोच किया। तो बड़ी इंडस्ट्री ने तो पहले ना कर दिया, छोटी इंडस्ट्रियों ने वो फॉर्मुलेशंस लिए, क्योंकि उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है, उनकी खुद की R&D होती नहीं है। 90-95% ऑफ द इंडस्ट्री डजंट हैव एनी R&D एट ऑल इन इंडिया रिलेटेड टू एग्रोकेमिकल्स। तो उन्होंने लिए, उसके रिजल्ट देख के फिर बड़ी कंपनियों ने अप्रोच किया। और इसके अलावा मोर देन 40 प्लस बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो स्टिमुलेंट्स की फैसिलिटीज़ जो है वो इन इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करके दी है। तो इस तरीके से काम होते गया, इंडस्ट्री के साथ जुड़ना हुआ, पॉलिसी लेवल पे काम करना हुआ। लेकिन कोविड आया। कोविड आया तो जैसे शेकुर फाउंडेशन है या बहुत सारे NGOs है, एग्रोवन है, मेरे लाइव सेशंस बहुत जगह पे हुए, क्योंकि इंडस्ट्री जानती थी एज एन टेक्निकल एक्सपर्ट। तो फार्मर्स के साथ जुड़ना हुआ, तो ये पता चला कि अगर फार्मर को आप सही दवाई दोगे भी, तो ही उसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना है उसको पता नहीं है, इज इलिटरेट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एग्रोकेमिकल्स। तो उसके बाद में ये भी एक बात सामने आई कि माइक्रोबायोम, मतलब मिट्टी की जो सजीवता है, वो भी अभी, मतलब जैसे जुड़ना हुआ, किसान बताते थे, बात होती थी, कुछ बार खेतों में जाना होता था तो देखता था कि बहुत सारा रैम्पेंट एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है। मतलब जो दवाइयाँ ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, वही दवाइयाँ खेती में किसान अपनी अनार को सेफ रखने के लिए, उनको बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शन से बचाव के लिए इस्तेमाल करते थे। गवर्नमेंट में अभी वो ट्यूबरक्लोसिस है रोग जिसे कहते हैं, तो गवर्नमेंट में अभी 2-3 साल पहले वो 2 दवाइयाँ बैन कर दी है खेती के इस्तेमाल के लिए। लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है। और वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि किसान को उसके इस्तेमाल से होने वाली जो भी परिणाम है उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि वो इलिटरेट है, वो निरक्षर है। हम क्या कहते हैं, जो हम शहरी लोग हैं, तो हमें तो सब कुछ चमकता चाहिए होता है, और वो चमक वाली जो चीज़ें है ना, वो फिर मार्केट में किसान को डिमांड करते कि आप भी हमें वो चमकता दे दो। हमें अनार चाहिए तो उसके ऊपर एक भी स्पॉट नहीं चाहिए,
और एक भी स्पॉट नहीं चाहिए तो किसानों को प्रेशराइज कर देते हैं हम इनडायरेक्टली कि आप इनके ऊपर दवाइयों का इस्तेमाल करो और हमें वो चमकती चीज़ें दो। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि फलों के ऊपर दाग अच्छे हैं, क्योंकि अगर दाग है इसका मतलब इसके ऊपर कम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से कोविड तक आपका कोविड तक ये बातें सामने है कि ये रैम्पेंट यूज़ है। फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। रासायनिक कीटनाशकों का, फफूंदनाशकों का, सबका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ये आपको ग्राउंड पे जाने के बाद पता चला कोविड के टाइम पे? जी हाँ। जब आपके लाइव सेशंस वगैरह चलते थे, किसानों से आप बातचीत करते थे। और फिर इंडस्ट्री के साथ जुड़ा था तो तमिलनाडु से लेके मेघालय तक घूमना होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी ट्रेनिंग लेना होता है। तो वहाँ पे ग्राउंड पर मतलब तमिलनाडु में भी सेम सिचुएशन थी, मेघालय में भी वही सिचुएशन थी। अब मेरा ये कहना कि हेल्दी सॉइल इक्वल्स हेल्दी नेशन। बराबर। अगर ऐसे नहीं है, अगर हमारी मिट्टी ही हेल्दी नहीं है तो हमारा नेशन कैसे हेल्दी बनेगा? सवाल ही नहीं उठता। मतलब ये जो चीज़ें है, ये चीज़ों के ऊपर अब बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए फिर ज़रूरत पड़ी कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी हमें जांच करनी आनी चाहिए। मतलब हम ये देखते हैं कि मिट्टी में जान है या नहीं है, ये देखने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। नहीं, हम सिर्फ न्यूट्रिशन देखते हैं, मिट्टी में न्यूट्रिशन कितना है, बायोलॉजिकल नहीं चेक किया जाता। नहीं चेक किया जाता है। यार आप वो पहलवान है, उसको मतलब आपकी फसल जो है आप उसको पहलवान बनाना चाहते हो, वो हरी भरी और हट्टी कट्टी होनी चाहिए, वेट आना चाहिए फ्रूट्स में, राइट? तो उसके लिए आप अगर सिर्फ उसको भूख बढ़ने वाली स्टेरॉइड ही दोगे तो क्या हाल होगा उसका? तो इसमें हमें ये भी जांचना चाहिए कि हम उसको खुराक भी देते हैं, खाद भी देते हैं, तो उसकी उतनी डाइजेस्टिव कैपेसिटी है कि वो सही तरीके से ले सके और उसका सही तरीके से अपनी हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सके। तो ये जो मिट्टी की जैविकता की जांच है वो करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। रेफरेंसिंग किया, यूएस में सिर्फ एक ही कंपनी है, उनका एक प्रोडक्ट है। रेस्ट यूएस यूरोप में इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, लैबोरेटरीज है, उनको फार्मर्स की एक्सेसिबिलिटी है। अरे वाह। लेकिन हमारे यहाँ पे ये किसी के ध्यान में ही नहीं है। अच्छा। हम सिर्फ न्यूट्रिशन टेस्ट करो और उसके ऊपर आप खाद ये दो। अब तो ये हो गया कि न्यूट्रिशन टेस्ट करने के ऊपर एक तो इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। इसमें सजीवता नहीं देखी जाती, नहीं देखी ऑर्गेनिक जाती है। कर्व नहीं देखा जाता है, बस न्यूट्रिशन टेस्ट किया और उसके हिसाब से डाला है। बिल्कुल। तो ये समझने के बाद फिर आप आगे बढ़े? फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे मेरा डायरेक्शन अभी चेंज करना चाहिए। ये इंडस्ट्री के साथ काम तो ऐसे चलते रहेगा, लेकिन कुछ तो सस्टेनेबिलिटी चाहिए। मेरे आगे के जनरेशन के लिए क्या होगा? देखो कभी भी हम देखते हैं ना कि अगर हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है तो वो भी सही तरीके से आपको मतलब शांत नहीं बैठने देता है। नहीं, हर जगह मैं ये फ्रूट देखता हूँ ना, अनार देखता हूँ, तो ऐसे लगता है कि इसके ऊपर कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ किए होंगे या उस मिट्टी की हालत क्या होगी, उस किसान की फैमिली कितने सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के साथ लड़ रहे होंगी। तो पहले तो किसान अपने आंख पे लेता है ना वो एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो खेत में ही रहता है, स्प्रे करते समय अपने ऊपर ही जाता है। हाँ। तो फिर दो चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई। एक तो ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसा संसाधन चाहिए जिससे हम मिट्टी की जैविकता की जांच कर सकें, और एक दूसरी बात किसानों को अवेयरनेस देना है, कृषि रसायन साक्षरता भी चाहिए। मतलब केमिकल के बारे में आपको सिखाना है। हाँ, और मिट्टी के बारे में सिखाना है। ऐसे नहीं है कि हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं है कि हमें रासायनिक कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन सही समय पर, सही तरीके से, सही प्रमाण में अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो मिट्टी है वो भी सही रहेगी, और जो उपज आती है वो भी उन दवाओं से मुक्त रहेगी, उनके रेसिड्यूज उसमें नहीं रहेंगे, और जो भी हमें खाना उससे उपलब्ध होगा वो रेसिड्यू फ्री रहेगा, इक्वल टू द ऑर्गेनिक। और ये जर्नी है पहाड़ पे कैसे है ये वाले? अच्छा, पहले तो लेबोरेटरी घर पे ही थी जैसे मैंने आपको कहा। उसके बाद में मैंने सुपा MIDC में, यहाँ पे एक MIDC है, वहाँ पे मैं गया। उसके बाद कोविड भी आया, पास वाले इंडस्ट्रियल एरिया में भी था। कोविड के बाद में नई जगह पे लेबोरेटरी का शिफ्टिंग हुआ, तो R&D का काम तो लैब में होता था, लेकिन ट्रायल्स है, रिसोर्सेस है, ये सब चीज़ों के लिए भी थोड़ी और एक्स्ट्रा लैंड चाहिए थी। उसके अलावा मुझे वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि अगर मुझे यहाँ पे सारे रिसोर्सेस है ना तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मुझे ऐसी जगह पे जाना है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करने के बाद ही मैं सॉल्यूशन सही तरीके से दे सकता हूँ। और ये जो सराउंडिंग लैंड है
ये रेन फेड एरिया है, यहाँ पे समर में फार्मिंग बहुत कम होती है, रेन मतलब बारिश भी यहाँ पे बहुत कम होती है। और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं काम करता हूँ तो मैं प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा आसानी से समझ सकूँगा और उन पे सॉल्यूशन बहुत सहजता से दे सकूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी है, यहाँ पे रिसोर्सेज भी कम है, और आजू बाजू में देखा जाए तो किसानों में निरक्षरता भी बहुत है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर लैंड्स सराउंडेड बाय। तो इसलिए फिर इस जगह की सिलेक्शन की कि जहाँ पे अगर मेरी लैब है, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे अगर मेरी लैब है तो मैं ये प्रॉब्लम सहजता से सॉल्व कर सकता हूँ। अभी मार्केट में ये हवा चल रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, ग्रो लाइट लगाओ, ग्रो करो, तो क्या करना चाहिए किसानों को एग्जैक्ट? देखिए, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी भी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को सही जगह पे सही लागत पे इस्तेमाल करना और उसमें हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कब किया जाना चाहिए? हमारे पास जो मिट्टी है उस मिट्टी में, या हमारे पास जो खेती है उसमें अभी तक ड्रिप इरिगेशन भी नहीं पहुंचा है, तो हम हाइड्रोपोनिक्स पहुंचाने की बात कर रहे हैं, एरोपोनिक्स पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र देश का सबसे एडवांस्ड एग्रीकल्चर स्टेट है, और इस स्टेट में महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है जहाँ पे गन्ने की खेती के लिए अभी भी फ्लड इरिगेशन ही किया जाता है, वेस्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेस है, तो वहाँ पे भी अगर ड्रिप इरिगेशन सही तरीके से नहीं पहुँचा है तो हम हाइड्रोपोनिक्स की बात अभी कर ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा गैप है जो हमें मिटाना होगा, और इसके लिए हमें किसानों का अवेयरनेस भी करना है और टेक्नोलॉजी सही तरीके से लानी है। टेक्नोलॉजी लानी है मतलब आप सेंसर्स का इस्तेमाल करो, सेंसर्स से जांचो कि हमारी मिट्टी में अभी पानी देने की ज़रूरत है या नहीं है, उसके ऊपर आप ड्रिप इरिगेशन लेके आओ। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट लेके हाइड्रोपोनिक्स की तो एक एक्सट्रीम एंड तक है, बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिवाइड है कि जो हमारे किसानों को अफोर्ड नहीं होगा। और अगर हम आज ये कहेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर चलो, बाकी की चीज़ों के ऊपर चलो, तो इन हवाइयों की वजह से बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो खेती में आना चाहते हैं वो मिसगाइड होते हैं, बहुत बड़ी लागत वहाँ पे लगा देते हैं, और उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतने नहीं है जितना सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। एक आर्टिकल आता है, एक स्टोरी आती है, उसमें बताया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने छोड़ी अपनी जॉब और हाइड्रोपोनिक्स के कमा रहा है करोड़ों रुपए। यार उसकी लागत होती है करोड़ों में, 1-2 करोड़ में उसकी कम से कम लागत है, उसमें वो खेती में कितना वेजिटेबल प्रोड्यूस करेगा और कितना उसको मार्केट में रेट मिलेगा। हमें पता है ना कि इंडिया में हमने अगर हाइड्रोपोनिक्स से भी किया ना, एक्सपोर्ट भी किया ना, तो उसका एक रेट लिमिट होता है। मैंने और खुद भी देखा है हाँ, पहले होते हुए। तो ये इन सब चीज़ों की सही जानकारी सामने आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हम सही तरीके से टेक्नोलॉजी लेके आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे देश का क्लाइमेट अच्छा है, मिट्टी अच्छी है, थोड़ा सा हम अगर मिट्टी के बारे में सीख ले और उसको अच्छे तरीके से ग्रो करें तो दिक्कत ही ना, हमें ये फैंसी खेती में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी है, ये इम्प्लीमेंट करो। यार वो इजराइल छोटा सा देश है, वहाँ पे संसाधनों की कमी है, मिट्टी की कमी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, और इसके लिए उनको वो टेक्निकल एडवांसमेंट जो है वो फिजिबल है। लेकिन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेस है, हमारे पास सबसे हमारी बहुत बड़ी संपत्ति जिसे हम कहेंगे हमारी मिट्टी है, और अगर ये रिसोर्सेस हमारे पास है तो फिर हमें उससे लेके नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि इसमें हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी सही तरीके से कैसे रखेंगे और उससे सही लागत में अच्छी क्वालिटी का उत्पाद या अच्छी क्वांटिटी का उत्पाद भी कैसे ले सकेंगे। तो ये आज की तारीख में हमें ज़रूरी है। तो एग्जैक्ट लैब में आप क्या चीज़ें करते हैं, क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, फार्मर कहाँ पे ट्रैप होता है, और आपकी जो ये बायोमी कंपनी है ये क्या करती है, वो हम सारा भी लैब में जाके जानते हैं। बिल्कुल, यस। चलिए दोस्तों, चलते हैं लैब में, और बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है और बहुत सारे पोल भी अभी खुलने वाले हैं। सर, मेरे हिसाब से आज मैं इस लैब में दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आया था तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा था कि बैक्टीरिया कैसे बनता है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हम आगे चल के दोस्तों बात करने वाले हैं डिटेल में। लेकिन अभी लैब में बैठने के बाद मेरे मन में ये सवाल आया कि इस लैब में या आपकी बायो में ऐसा क्या कर रही है जो आपकी सुपारी दी जा रही है, आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, ऐसा क्या किया जा रहा है? देखिए, वी आर टेकिंग टेक्नोलॉजी टू द ग्रास रूट्स। हाँ, जो बनाएगा हेल्दी सॉइल, जो हेल्दी नेशन बिल्ड करने में मदद करेगी, जिसमें हम किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि किसानों की उत्पाद की लागत बढ़ रही है,
लेकिन क्यों बढ़ रही है? तो इसमें है किसानों की निरक्षरता, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा पैमाने पे कुछ खाद, कुछ कीटनाशक और ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम किसानों को प्रशिक्षित करते हैं, उनको अच्छी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, जैविक निविष्ठा मतलब बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से रासायनिक खाद या कीटनाशकों का इस्तेमाल कैसे कम कर सकते हैं, ये हम उनको सिखा रहे हैं। और किसानों को साक्षर कर रहे हैं कि सही उत्पाद का चुनाव हमें कैसा करना चाहिए। और अगर किसान सही उत्पाद का चुनाव करता है, और तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, उनको दिक्कतें आ जाती है, तो ये एक चीज़ है उसमें। अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से आप खेती करने का तरीका बता रहे हैं या सिखा रहे हो, मेरा अनुभव है कि 30% से 40% प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। यस, क्योंकि हमारा किसान का सबसे ज्यादा खर्चा होता है केमिकल में, फर्टिलाइजर्स में, और जो भी कंटिन्यू रेगुलर काम में मेन तो फर्टिलाइजर और केमिकल ही है। और उसमें अगर ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का हम अगर इस्तेमाल करते हैं 30-40% से कम हो रहा है, तो डायरेक्टली लोग केमिकल कम इस्तेमाल करेंगे, उससे उनको इफेक्ट करेगा। तो इसलिए आपके ऊपर, गाड़ी के ऊपर पत्थर अभी फेंके गए कुछ दिन पीछे, आपको कुछ कॉल्स भी आते हैं, आपके फोन भी हैक करने की कोशिश किया, हमारे आपकी बातचीत हुई थी। तो ये बहुत ही वर्स्ट केस लगता है मुझे। तो ये दिस इज कॉर्पोरेट लाइफ। कंपटीशन का एक अदर साइड है कि जो सही तरीके से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, या एक अगर मैं किसी को सही रास्ता दिखाता हूँ तो किसी का ना किसी बात में उसका नुकसान होने वाला है। लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आज हम मिट्टी की तरफ नहीं देखेंगे, अगर हमारी किसानी, हमारी फार्मिंग आज सस्टेनेबल नहीं होगी, तो हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। देखिए जीडीपी, देखिए कोविड में -4 था, -23 ऐसे कुछ था, और एग्रीकल्चर अलोन वाज अलोन 4%। तो क्यों सस्टेन किया हमने कोविड में? एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया ने, भारत ने सस्टेन किया इकोनॉमिकली ड्यू टू द एग्रीकल्चर। अगर ये नहीं होता, अगर हमारी डिपेंडेंसी होती, तो क्या सिचुएशन होती आप इमेजिन कर सकते हो। और अगर ये सस्टेन नहीं करेगा, अगर हमारी मिट्टी सही नहीं रहेगी, तो हमारी नेशन सही तरीके से नहीं बिल्ड हो पाएगी। सो वो हम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा सॉइलोमीटर है जो मिट्टी की सजीवता का परीक्षण करता है, किसान को आगाह कर देता है कि आपकी मिट्टी में जैविकता कितनी बची है। जैसे कि अभी आपने सॉइलोमीटर के बारे में कहा, तो ये क्या है सॉइलोमीटर? सॉइलोमीटर मिट्टी की सजीवता परीक्षण का एक किट है जो किसान अपनी बांध पर खुद उसकी जांच कर सकता है। जैसे उसके लिए लेबोरेटरी चाहिए, सूक्ष्मजीव तज्ञ चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 3 दिन लगते हैं, 10,000 रुपए की लागत आती है। तो किसान तो ये खर्चा करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो वो पता नहीं कर पाएगा कि मेरी मिट्टी में जैविकता कितनी बची है, मैं और कितना आगे बढ़ सकता हूँ। तो सॉइलोमीटर जो है वो सॉइल माइक्रोबियल हेल्थ एनालिसिस करवाता है। सॉइल माइक्रोबियल माइक्रोबायोम जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है, उसकी जानकारी किसान को देता है। और बस यही नहीं, इसके अलावा उसके अनुसार किसान को पूरी एडवाइजरी दी जाती है कि आप सस्टेनेबल तरीके से आपकी खेती को कैसे ले जा सकते हो। तो इसमें इन निविष्ठाओं की जांच, उनकी गुणवत्ता की जांच किसान खुद अपने बांध पर अपनी खेती में कर सकता है। ये हुई किसान की अपनी प्रयोगशाला, जिसमें वो अपनी क्वालिटी कंट्रोल करके सही उत्पाद का चुनाव करे। जैसे सॉइलोमीटर दिखाइए ना हमें। इसे सॉइलोमीटर किट है कि जिसमें 5 परीक्षण किसान कर सकता है, और 5 बार मिट्टी का परीक्षण इससे 5 बार मिट्टी का परीक्षण वो भी अपने हाथ से देख सकते हैं। अपने हाथ से देख सकता है। और ये बहुत आसान भी है। मतलब ये जो साइंटिफिक टर्म्स है, ये हमने बहुत ही आसान कर दी है कि खुद किसान ये टेस्ट कर सकता है। और यहाँ पे ये कलर कोड है, उसके अकॉर्डिंगली वेरी पुअर, एवरेज, बैलेंस, जो उसमें कलर आएगा वो समझ लो वो मिट्टी की क्वालिटी है। और उसके अकॉर्डिंगली किसान को जो एडवाइजरी है या मार्गदर्शन है वो भी उपलब्ध है। तो ये जो किट है, मैं 300 रुपए में एक टेस्ट किसान कर सकता है 8 बार, 5 बार। 5 बार। और जिसको लेबोरेटरी में लागत आती है कम से कम 10,000 रुपए की। सही। और मिट्टी की सूक्ष्मजीवों का परीक्षण करना है तो इमीडिएटली होना चाहिए। जबकि लैब में सैंपल जाएगा तब तक उसमें उथल पुथल होती है, काउंट गिरता है या ऊपर भी उठ सकता है। बराबर। लेकिन सही आंकड़ों के लिए बांध पर ही इमीडिएटली उसका टेस्टिंग होना चाहिए। इसमें ये किट हेल्प करता है। ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि जो आप ये कर रहे हैं बायोमी के थ्रू, अभी किसानों को साक्षर कर रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि केमिकल का इस्तेमाल ऐसे कीजिए
या जैविक खादों का इस्तेमाल ऐसे कीजिए। तो जैविक खेती क्या होती है यहाँ पे, वो बताइए ना थोड़ा सा। कि जैविक खेती में जो इस्तेमाल है बायोलॉजिकल इनपुट्स का, वो रासायनिक खाद की लागत कम करता है, कीटनाशक दवाओं की लागत कम करता है, और पौधों की सही उपज, सही उपलब्धि सुनिश्चित करता है। तो देखिए कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनके साथ सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। मतलब हवा में जो नत्र है उसका स्थिरीकरण होके वह अपने क्रॉप्स को, फसलों को सहजता से उपलब्ध हो जाता है। तो ये नेचुरल है, इसमें हमें कोई लागत नहीं लगानी है, बस एक बार उस बैक्टीरिया का, जीवाणु का इस्तेमाल करना है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। तो इससे किसान की जो नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनकी लागत कम हो जाएगी। मिट्टी में बहुत सारी न्यूट्रिशन अवेलेबल है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, कैल्शियम है, आयरन है, सभी मिट्टी में उपलब्ध है। और ऊपर से हम रासायनिक दवाइयाँ भी डाल रहे हैं, रासायनिक खाद भी डाल रहे हैं, तो वो भी फिक्स हो चुके हैं। तो इनमें जब हम बायोलॉजिकल एजेंट्स, मतलब जीवाणु, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फफूंद होते हैं, मतलब फंजाइज होते हैं, वो फफूंद अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं, अच्छा तो इनका ये जब हम इस्तेमाल करते हैं, वो पहले से मिट्टी में थे। अच्छा, मतलब जो आप बता रही है जीवाणु, ये फफूंद पहले से मिट्टी में मिट्टी थे, में वो थे। काम कर रहे थे। लेकिन हमारी प्रैक्टिसेस की वजह से, रासायनिक चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से उनकी संख्या कम हो गई, तो उनकी परिणामकारकता भी कम हो गई। मतलब हमने केमिकल्स जमीन में डाले, फंजीसाइड सॉइल में डाले, जो कि रिकमेंड नहीं है। नहीं है। दोस्तों, एक जरूरी चीज़ है कि फंजीसाइड जमीन में नहीं डालना चाहिए, केमिकल जमीन में नहीं डालना चाहिए। वो हमने यूज़ किया और उससे हमारे जो अच्छे वाले फंगस है या बैक्टीरिया है वो खराब हो गए। हाँ, वो कम हो गए, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो गिर गई, उनका काउंट कम हुआ। तो ये जो बैक्टीरिया, ये जो फफूंदे होती है, ये प्लांट का एक माइक्रोबायोम होता है, सॉइल का खुद का माइक्रोबायोम होता है, मतलब सह अस्तित्व में ये रहते हैं, वो जिंदा है, अंदर जिंदा रहते हैं। यस। तो जैसे कि ये क्या करेंगे, कुछ जैविक खादों का या वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसका इस्तेमाल करके उसको डिकम्पोज करके खुद का सर्वाइवल करते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन हम जिसे कहते हैं। और इसमें वो कुछ ऐसी रसायनों की निर्मित करते हैं कि जिसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जिनकी वजह से जो मिट्टी में अघुलनशील खाद है वो घुलने में मदद होती है। अगर वो पानी में घुलती है तो वो पौधों को जड़ों के मार्फत सहजता से उपलब्ध होती है। तो ये क्या है कि ये कुछ फफूंद है, ये कुछ बैक्टीरियाज है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग, नाम बता दीजिए ना उसका थोड़ा। राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, ये ऐसे जीवाणु है कि जो ये नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध कराते हैं। बराबर। जैसे पोटेशियम सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, प्लांट को पोटेशियम अपटेक करने में मदद करता है। हाँ, वो जो मिट्टी में अघुलनशील पोटेशियम, वो घुलनशील फास्फोरस है या कोई भी खाद है, न्यूट्रिशन है, वो पानी में घुलनशील बनाता है और जो पौधों को, मतलब मिट्टी में अवेलेबल है पोटैश, लेकिन वो घुल के पौधों को लग नहीं रहा है, तो वो हम जीवाणु उसके देंगे पोटैश के, तो वो घुलन हो जाएंगे और वो पौधे को लग जाएगा। अच्छा, ये है। उसका अपटेक भी सहजता से होने में मदद करेगा। इसके अलावा ये जो पौधों को ये न्यूट्रिशन देते हैं, उसके बदले में पौधे जो कुछ भी एनर्जी या न्यूट्रिशन तैयार करते हैं वो इनको मिल जाता है। एक साइकिल है, मतलब बैक्टीरिया पौधे को देगा और पौधा बैक्टीरिया को देगा। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु उस फसल को उसका खाद उपलब्ध कराएंगे, उसके बदले में फसल उन सूक्ष्म जीवों को उनका खाद उपलब्ध कराती है। तो ये एक साइकिल है जिसको अगर हम रिटेन करते हैं, ये अगर सस्टेनेबल होता है, तो हमें रासायनिक खादों की ज़रूरत कम हो जाती है। बस यही नहीं, क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व उस पौधे के ऊपर डिपेंड है, तो एक जैविक आवरण वहाँ पे बन जाता है। आवरण जो है पौधे के ऊपर बन जाता है, पौधे के ऊपर बन जाता है। और इस जैविक आवरण की वजह से पौधों की रोगकारक जीवाणु, रोगकारक फफूंदों से सुरक्षा होती है। तो इसमें फफूंद कौन कौन से? आपने जीवाणु बताया कि एजोटोबैक्टर होता है, राइजोबियम होता है, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, बैसिलस की बहुत सारी स्पीसीज है, सूडोमोनास की बहुत सारी, ये सारे जीवाणु है जो हमारे जमीन के अंदर होते हैं, प्लांट के ऊपर होते हैं और वो काम करते हैं। हाँ। वैसे फफूंद कौन से जो रोगों को कंट्रोल करते हैं या कीटकों को कंट्रोल करते हैं? जैसे ट्राइकोडर्मा नाम की फफूंद है, ये तो एक अच्छी डिकम्पोजर है। इसके अलावा फास्फोरस सोल्यूबलाइजेशन भी करती है। मोर ओवर ये पैथोजेनिक जो फफूंद है, जो रोगकारक फफूंद है, उनके ऊपर उसका
सर्वाइवल होता है, तो ये पैथोजेनिक फफूंदों को मारती है, अच्छा, खराब फफूंद को मारते और ये खा जाता है उसको। खा जाता है। ये मतलब फफूंद के ऊपर उसका फफूंदी सर्वाइवल करने वाली फफूंद है जो बाकी के फफूंदों को खा लेती है। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि नेचुरली जो भी पैथोजेनिक फफूंद है उनका पॉपुलेशन कम हो जाता है, बिलो इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल रहता है, तो उससे होने वाली जो हानि है वो हम कम हो जाती है या रुक जाती है। तो इसमें कौन से सुडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, बैसिलस? सूडोमोनास हो गया बैक्टीरिया का एक ग्रुप, बैसिलस हो गया बैक्टीरिया का ग्रुप, और इन सभी मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स करोड्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल में, बाप रे। तो इनको राइजोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये जो बैक्टीरियाज है ये मिट्टी में जड़ों के पास रहते हैं और जड़ों को संरक्षण देते हैं, उनको खादों की उपलब्धता करवाते हैं, और इस यही नहीं, जो भी वातावरण में आने वाले बदलाव है उनसे भी प्रोटेक्शन का काम इनसे हो जाता है। और बायो में यही काम कर रहा है कि बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा है, अलग अलग जो जीवाणु है जो जैविक खेती के लिए मतलब रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में इस्तेमाल हो सकती है, यही आप सिखा रहे बायो? दिखा रहे हैं जी। और यही प्रोडक्ट भी आप दे रहे हैं उनको? जी हाँ, बायोमी कुछ अलग अलग सेगमेंट्स में काम करता है। एक तो बायोमी इज़ नोन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, तो हम यहाँ पे एक सस्टेनेबल और सोशल इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में जब भी बायोलॉजिकल्स की बातें आती है तो हम एक रेसिड्यू फ्री तरीके से काम करने वाली संरचनाएं, फॉर्मुलेशंस, या फिर इफ़िशिएंट क्लाइमेट चेंज को अडाप्ट करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए जो भी ज़रूरतें होती है, ऐसी जैविक संसाधनों की मदद से जो भी उत्पाद की जाती है उनकी रिसर्च हम यहाँ पे करते हैं। जैसे बायोस्टिमुलेंट्स है, बायोलॉजिकल्स के फॉर्मुलेशंस है, और 100 से भी ज़्यादा कंपनियों को अब तक हमने ट्रेन किया है, उनको फॉर्मुलेशंस दिए हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस दी है। इसी के अलावा कुछ MNCs के साथ भी काम होता है कि जिनको भी हम इसमें एडवाइजरी देते हैं, R&D स्ट्रेटजीज देते हैं और उनको फॉर्मुलेशंस भी डेवलप करके देते हैं। मतलब सस्टेनेबल फ्रॉम फार्म टू द R&D बढ़ाने का काम होता है। तो इन कंपनियों को, जैसे कि अभी एक MNC है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वो 80 साल पुरानी यूरोपियन कंपनी है, तो इनको जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है उसकी फॉर्मुलेशन, सस्टेनेबिलिटी, हाई टेम्परेचर में वो कैसे काम करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मुलेशन है यही जो जीवाणु वगैरह डेवलप करते हैं और वो उनको आप देते हैं? जी हाँ। तो क्या 100% जीवाणु पे खेती हो सकती है क्या? हो भी सकती है, अच्छा, हो भी अगर सही तरीके से हम प्रैक्टिसेस करें तो पेस्ट पैथोजन कंट्रोल जो है वो जीवाणु के ऊपर हो सकता है। जैविक खाद का सही इस्तेमाल करें तो जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं वो जीवाणु की हद से हो सकती है, लेकिन हमें प्रोडक्टिव फार्मिंग करनी है, हमें अगर आय सही चाहिए, उत्पादन इंडस्ट्रियल फार्मिंग करनी है, तो रासायनिक खादों के साथ इसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम सही मुद्दे पे आए। आपने कहा कि आपका जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो और केमिकल खेती, केमिकल यानी रासायनिक जो हमें खेती में जरूरी है कीड़े मारने के लिए, फंगस मारने के लिए, क्या ये दोनों मिक्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल मिक्स हो सकता है। देखिए, अभी अगर इंसानों की दवाइयों की हम बात करेंगे, ओके, तो बच्चों को अगर डायरिया होता है, कुछ इश्यूज होते हैं, तो डॉक्टर पहले एक बैसिलस का स्पोर सस्पेंशन उसको देते हैं, या कुछ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया फफूंदों की दवाई बच्चों को देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। हमें भी कोई अगर दिक्कत है तो हम पेट खराब है तो दही शक्कर खा लेते हैं, लैक्टोबैसिलस होता है उसमें। उसी तरह अगर मिट्टी का पेट खराब है तो उसके लिए भी उसका बैलेंस होना ज़रूरी है, मिट्टी में ये सब चीज़ें जाना ज़रूरी है। मतलब जो केमिकल है, मान लीजिए इमेमेक्टिन बेंजोएट है जो इल्लियों को मारता है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हम टेक्निकली जा रहे हैं लेकिन ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि खेती में हमारा खर्चा यही पे बढ़ता है, यही चीज़ पे बढ़ता है कि हम अनर्गल केमिकल का खर्चा करते हैं और उसके साथ में हम अगर जीवाणु का कॉम्बिनेशन करें तो बहुत बेहतर रह सकता है। क्योंकि मैंने किया है, मैं कर चुका हूँ। मान लीजिए हम इमेमेक्टिन बेंजोएट ले रहे हैं, एक जो इल्ली मारने वाला है, इसको मराठी में हमारे अड़ी बोलते हैं, उसके साथ हम कौन सा जीवाणु इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके साथ में हम बैसिलस thuringiensis इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक बैक्टीरिया है और इल्ली नाशक है, ओके। लेकिन अगर वो ETL के आगे है, आर्थिक नुकसान की जो क्षमता है उसके आगे है, तो रासायनिक कीटनाशक रिकमेंड होता है। उसके साथ में भी अगर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो चलेगा, तो सहजता से नियंत्रण होता है और लॉन्ग टर्म उसमें फायदा कंट्रोल हो जाता है। तो यही चीज़ क्या हमें 50 साल 60 साल पहले थी क्या, या अभी भी मार्केट में है क्या, जो लोगों को अभी तक पता नहीं है कि जीवाणुओं का इस्तेमाल करके हम हमारी फंगस या इंसेक्टिसाइड
कंट्रोल कर सकते ये 50-60 साल पहले की बात नहीं है, ये करोड़ों साल से है। हैं? अच्छा, हमारे मतलब जमीन में है, में है, घर में। जमीन में है, और ये खुद कंट्रीब्यूट करते आ रही है ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी में, हमारी फार्मिंग में, जिसकी वजह से हम आज तक खेती करते हैं। ये मैं कुछ 50-60 साल के बाद ने हमारी मिट्टी खराब होना शुरू कर दी, जब हमने उसमें देखिए फिर से अंधाधुन फायरिंग अंधाधुंध किया। हाँ, इतनी जरूरत नहीं थी, जितना जरूरी है उतना डाल देते तो वो सस्टेनेबल हो सकती है। मतलब हम लोग ग्रीडी हुए, लालची हुए हम लोग हाँ बिल्कुल। उत्पादन के मामले में। हाँ, ये हमें human पैसा nature है, एक्सप्लॉयटेशन इज ह्यूमन नेचर। हाँ, हम लालची हुए कि हमें उत्पादन ज्यादा चाहिए, इसके लिए हमने केमिकल या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा किया, हद से ज्यादा। जी हाँ इसकी वजह से जमीन खराब हो गई, जी और जमीन खराब हुई है तो अभी हमें यहाँ पे जीवाणु बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना चाहिए और उसको उपजाऊ बनाना चाहिए। बिल्कुल। और यही बायो में आपका काम कर रही है कि बैक्टीरिया। तो अभी तक आपने कितनी प्रजातियां डेवलप की है जो किसानों के फायदेमंद है? अभी हमारे पास कम से कम 3 से 4 हज़ार माइक्रोबियल स्ट्रेन्स का कलेक्शन है, जिसमें 350 के आसपास स्ट्रेन्स एफिशिएंटली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं। और एक अराउंड 16 टू 17 स्ट्रेन जो है वो अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर डिलीवर किए जाते हैं। और यही है सारा रिसर्च इसी लैब में होता है। हाँ, इसी लैब में होता है। इसके अलावा बायोमी का एसोसिएशन है कुछ यूनिवर्सिटीज से, कुछ लेबोरेटरीज के साथ में, तो कोलैबोरेटिव रिसर्च भी होता है। जैसे कि अमेठी यूनिवर्सिटी राजस्थान है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी संस्थाओं के साथ अनुसंधान किया जाता है, और जिसमें कुछ ऐसी जीवाणु और फफूंदों की आइसोलेशंस की जाती है कि जो हम सही तरीके से उपज बढ़ाने में या पैथोजन कंट्रोल करने में या फिर इल्ली मारने में हमें उससे मदद मिलेगी। तो किसान ऐसे कौन से ट्रैप में फंसा है जो इन चीजों तक पहुंच नहीं पा रहा है? देखिए, किसान का क्या कि उसको सलाइन पे रखा जाता है, वो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए और मरना भी नहीं चाहिए। मतलब जैसे मैंने कहा कि काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नेचर है। उसके अलावा एक दूसरी जो चीज़ है जो उसमें फंसाए रखती है, वो है उसकी इलिटरेसी। उसको खेती में कब, कहाँ, क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं है। अगर नहीं है तो उसकी अब तक देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी कि पुरखों से किसानी करते आ रहे हैं, फिर भी हम दुकान में जाके पूछ रहे हैं क्या खाद डालनी चाहिए, हमें कौन सी दवाई का इस्तेमाल करो। उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है। और ये न होने की वजह से रैम्पेंट और ज़्यादा यूज़ हो जाता है कुछ चीज़ों का, जिसकी वजह से उसका नुकसान बढ़ जाता है। मतलब फार्मिंग में कंसल्टेंसी का ट्रेंड आया है। हाँ, कोई कंसल्ट आता है, ये बताता है, वो दुकानदार के पास जाता है, उसी कंसल्टेंट की दवा उस दुकान में रखी रहती है, और उस ट्रेंड की वजह से वो दवा वहां से खरीदता है और फिर छिड़काव करता है, और वो खर्चा भी बढ़ता है और वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। मैं देख रहा हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, बाकी के स्टेट्स में भी फैला गया है। अभी जैसे मैं राजस्थान गया था, वहाँ पे अनार की खेती है, तो महाराष्ट्र से कुछ कंसल्टेंट वहाँ पे जाते हैं, उनको एडवाइजरी देते हैं और उसके ऊपर वो अनार की खेती कर लेते हैं। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 2.5 to 3.5 लाख पर एकड़, 2.5 लाख रुपए, 2.5 से 3.5 लाख तक। और प्रॉफिटेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, ऊपर से कंटिन्यूसली डिसीज और बढ़ता जा रहा है एक साइड बढ़ता जा रहा है। जो महाराष्ट्र में हुआ, वहाँ पे यहाँ पे एक बार पहले जो अनार था वो फिजिबल था, अफोर्डेबल था, प्रॉफिटेबल था, लेकिन अब यहाँ पे अनार उखाड़ रहे लोग। बहुत अनार निकला है अभी। वो जो जा रहा है वो राजस्थान, एमपी, गुजरात में जा रहा है। इधर क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल अच्छी है। जिन लोगों ने ये सिचुएशन महाराष्ट्र में लाई और जो लोग अनार की खेती में फेल हो गए, वो वहाँ पे जाके कंसल्टेंसी कर रहे हैं, सिखा रहे ऐसे करो। हाँ, ये टॉनिक यूज करो और ये यूज करो। अरे, इससे खेती नहीं होगी। खेती के लिए हमें जानकारी चाहिए कि क्या डिसीज है, क्या पेस्ट है, क्या पैथोजन है। बायोमी इज वन ऑफ द ओनली स्टार्टअप इन इंडिया कि हम यहाँ पे जो किसान से जुड़े हुए हैं, उनके मिट्टी में, उनकी फसल में क्या दिक्कत है, अगर वो सॉल्व नहीं होते तो हमारे पास सैंपल भेजते हैं, हम उसका डायग्नोस करते हैं, उसमें फफूंद की बीमारी है या उसमें सूत्रकृमि मतलब नेमाटोड्स है या फिर मिट्टी का पीएच इसी बिगड़ा हुआ है या कुछ और दिक्कत है, ये डायग्नोस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको बताते हैं। प्रिसीजन बेस्ट एडवाइजरी दी जाती है, मतलब प्रिसाइज एडवाइजरी कि ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आप बस यही चीज का इस्तेमाल करो। हाँ, जैसे डॉक्टर पूरा ब्लड टेस्ट करता है, पूरा टेस्टिंग करता है डॉक्टर, बिल्कुल, और फिर बताता है कि भाई ये फला फला चीज करो। फार्मिंग में ऐसा नहीं है, कुछ हुआ जो पर लेके आओ और डालो, दुकान में जाएगा, वेट करो। दुकानदार तो खेत में जाता नहीं है, उसको प्रॉब्लम पता नहीं होती है, तो वो एक, जैसे आपने भी देखा कि एक कीटकनाशक की दवाई, एक फफूंदनाशक, एक टॉनिक और एक बैक्टीरिसाइड भी है, तो ये 4 दवाइयाँ देगा
कॉम्बिनेशन करके डाल दो। यार उसका खर्चा कितना बढ़ जाता है। तो जब हम यहाँ पे डायग्नोस करते हैं हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो ग्रोथ रुकी हुई है, फसल की डेवलपमेंट रुकी हुई है, वो निमेटोड्स की वजह से है। तो हम उनको एक पैसिलोमाइसिस नाम का फफूंद है जो नेमेटिसाइड के तौर पे काम करता है, नेमेटोड्स को कंट्रोल करता है। उसके अलावा ट्राइकोडर्मा भी यही काम करता है। तो ये इस्तेमाल करने की एडवाइजरी देते हैं और वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो नेमेटोड कंट्रोल में आ जाता है, मिट्टी भी सही तरीके से रहती है और ये बायोलॉजिकल चीज़ों का एक एडवांटेज है। लेकिन एमपी है, यूपी है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, बहुत सारा एरिया है जहाँ लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो वो कैसे पता करें इस चीज़ के बारे में? इसके लिए कृषि रसायन साक्षरता जो प्रशिक्षण है वो हिंदी में भी लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि आप जैसे जो रिसोर्सेस है इनके साथ जुड़ के ये पूरे देश भर में कैसे लेके जाए। जैसे अभी दिल्ली में जब लोगों ने देखा कि किसान था अवार्ड ले रहा था तो वो बात कर रहा था कृषि रसायन साक्षरता की, इसकी वजह से मुझे अच्छी उपज, अच्छी लागत, कम लागत में अच्छी उपज आई है और अच्छी उपलब्धि हुई। जैसे कि अदरक के किसान है, वह 30 से 50 हजार तक का उनका इन्वेस्टमेंट रहा। 1 एकड़ का 50,000? 1 एकड़ का मैक्सिमम 50 उसका आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का और जीवाणु का बता रहे हैं? टोटल कंप्लीट, यस। और ऑन एन एवरेज 80 to 90,000 तक का उसका ओवरऑल एक्सपेंसेस था। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए हम पकड़ सकते हैं और उसको 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 लाख तक की प्रॉफिट हुआ इतना लंबा? हाँ, बाप रे। और ये रिकॉर्डेड है, साइंटिफिकली टेक्निकली सब चीजें रिकॉर्डेड है। उसमें ड्रिप इरिगेशन छोड़ देंगे, छोटा मोटा चीज अगर छोड़ देंगे तो केवल फसल लगाना और निकालने तक का 1 लाख रुपए तक खर्च होगा, सिर्फ भी उसी का होगा? जी हाँ। नहीं, कमेंट्स अभी आएंगे कि 1 लाख में कहाँ अदरक होता है। नहीं, पहले देखिए अदरक का रेट क्या था, 3,000-4,000 रुपए का अदरक को रेट मिल रहा था पर क्विंटल, बराबर। लेकिन अभी पिछले 3 सालों में अदरक ने आसमान छू लिया उसकी कीमतों में। 22 से 23,000 रुपए का अदरक 100 रुपए किलो गया है। हाँ, 150 रुपए फार्म से भी गया था। फार्म से गया। अभी हमारे जो किसान है बेंगलोर से लेके कहीं कहीं से उनको इंक्वायरीज आ रही है, सैटेलाइट से उनकी फार्म को नापा जा रहा है, उनकी हेल्थ चेक की जा रही है और उनको उनकी जो अदरक है एज अ सीड के तौर पे रिक्वायरमेंट है उन कंपनीज को कि आप आपकी अदरक जो है वो मैं एज अ सीड दे दो। क्यों है? क्योंकि उन्होंने एग्रोकेमिकल लिटरेसी का ट्रेनिंग लिया, कृषि रसायन साक्षरता प्रशिक्षण, और उसकी बाद में जो भी हमने उनको एडवाइजरीज दी, बायोलॉजिकल्स, केमिकल्स, ये सब चीज़ों को मिक्स कॉम्बिनेशन करना है, कौन से में क्या करना है, कॉम्बिनेशन कैसे इस्तेमाल करना है। आप मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस चीज से, इस आपके मूवमेंट से ये हो रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन मेंटेन रह गया और उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। मतलब यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार उनकी अदरक रेसिड्यू फ्री हो गई। हाँ। मतलब जब मैं भी एक्सपोर्टर्स को भी एडवाइजरी देता हूँ तो एक्सपोर्टर्स की डिमांड थी अदरक चाहिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार ये अदरक जो है वो रेसिड्यू फ्री हो सकती है। वो चेक किया प्रॉपर आया? हाँ, हमारी जो महाराष्ट्र में वाशी में लेबोरेटरी है, नेशनल बल्क होल्डिंग कॉर्पोरेशन की लेबोरेटरी में हमने इन किसानों के सैंपल्स भेजे थे, जिसमें अदरक था, जिसमें प्याज था और कुछ चीज़ें थी, अनार था, और ये सब रेसिड्यू फ्री हो चुके हैं और लागत कम। अनार में लागत तो कितनी आती है हमें पता है, इस किसान की लागत आई 70,000 रुपीज और उनको प्रोडक्टिविटी जो आई, मतलब उनको प्रॉफिटेबिलिटी हुई वो 7.5 से 8 लाख तक कम से कम। प्याज में 30 से 35 हजार तक की लागत आई और रेट अच्छा मिलने की वजह से उनको प्रॉफिटेबिलिटी आई। तो हम किसानों को ये भी गाइड करते हैं कि आपको मार्केट से कैसे जुड़ना है, उसके अनुसार कौन सी फसल की लागत करनी है। तो इससे क्या होता है कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा उनकी जो प्रोड्यूस है, अभी देखिए फिर से अदरक की रेट नीचे आ गई है। हाँ, 20-25 रुपये आ गए, 20-25 रुपये आ गया, जो 100-150 रुपये थी। लेकिन हमारे जो किसान है बायमी के जो ट्रेंड फार्मर्स है, उनकी अदरक को पूरे देश भर में से एज अ सीड के लिए अदरक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनकी अदरक पूरी बायोलॉजिकल बेसिस पे है, कंप्लीटली रेसिड्यू फ्री है और जितना अच्छा बीज रहेगा उतना अच्छा उत्पाद रहेगा, ये सब पता है। तो सीड के लिए, रेप्लिकेशन के लिए उनसे डिमांड हो रही है पूरे देश भर से कि हमें आपकी जो अदरक है वो सीड के लिए चाहिए, आप हमें रेट बोल दो। तो 80 रुपए से लेके 110 रुपए तक का रेट उनको मिल रहा है। सीड के लिए वो जा रहा है इतना क्वालिटी उत्पादन करने के बाद।
और आज के ज़माने के हिसाब से तो ये खेती करना ज़रूरी है। भले आप एक्सपोर्ट करो ना करो वो अलग बात है, लेकिन हम इंडियन मार्केट में ही अगर लोगों को बता दे भाई ये रेसिड्यू फ्री है, एक खाने वाली चीज़ है, और उसको अच्छे से पैक करके अगर बेचेंगे तो इतनी पॉपुलेशन है हमारी, क्यों नहीं अच्छा बिकेगा। देखिए अभी कुछ दिक्कत हम देखते हैं, बाजार में भी देखते हैं। मतलब जैसे भी मैं खुद जाता हूँ मार्केट में सब्जी लेने के लिए, उससे कुछ इनपुट्स भी आता है जो मुझे मेरे काम करने में हेल्प करता है। तो एक अगर आप देखेंगे अंगूर जब बाजार में आते हैं तो अंगूरों की तरफ देखने का एक कंज्यूमर का या किसी गृहिणी का नज़रिया ना अलग होता है। वो बहुत ही सस्पिशियस व्यू से देखता है उसको। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे हुए, बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल, पता है वो जो व्हाइट लेयर होता है ना, वो तो नेचुरल है, वो तो दवाइयों की वजह से नहीं है, वो उसने खुद तैयार किया है। किसान रील बनाते हैं, डालते हैं हम ये स्प्रे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और ऊपर से जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो भी रेसिड्यूज फाइंड आउट हो रहे हैं, हमारे कंटेनर्स रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से लोगों में आशंकाएं बहुत बढ़ गई है। क्योंकि हम खुद भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं, वैसे सभी लोग हो रहा है अभी कोविड के बाद से। तो बनाना है या ग्रेप्स है या एप्पल है, सब चीज़ों वो ऐसे कॉशियसली सस्पिशियसली देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में से कुछ लिक्विड्स मिलते हैं वो भी वॉशिंग के लिए यूज़ करते अगर हैं। कुछ लोगों ने तो खाना बंद कर दिया है। हाँ। मतलब कुछ लोग बहुत सारा सोचते हैं हम अंगूर नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे बिल्कुल। दोस्तों, इस पॉडकास्ट के इस शो के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं, मैं तो दरख्वास्त करता हूँ आपको कि जो भी वो वैक्स है वो अंगूर ने खुद बनाया। आप खाइए अंगूर, मार्केट में जो आ रहे हैं। अभी जो बायमी के फार्मर है गोरक्षनाथ लैंड के जी, जिनके पास उनकी प्याज है और वो रेसिड्यू फ्री है, प्याज रेसिड्यू फ्री है, मतलब उसमें पेस्टिसाइड्स के रेसिड्यूज नहीं है, और खाने के लिए प्रॉपर चेक किया नेशनल बर्ड होल्डिंग कॉर्पोरेशन की लैब में, गवर्नमेंट की लैब में वाशी में उसका टेस्ट किया, तो कम्प्लीटली रेसिड्यू फ्री है एज पर द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। अरे वाह। तो जब वो दिल्ली में थे अवार्ड लेने के लिए, तो उन्होंने उनकी प्याज की पैकेट लाई थी, उसके पीछे वो रेसिड्यू फ्री का रिपोर्ट भी लगा हुआ था। बेस्ट, इससे बढ़िया क्या चाहिए। और वही उनको 4 एक्सपोर्टर्स और 4 बड़े बड़े लोगों ने अप्रोच किया जब उनको वो पता चला अनाउंसमेंट या जानकारी से, तो वो उनको ढूंढते हुए आए हमारे स्टॉल पे। फिर गोरक्षनाथ जी से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसा कितना क्वांटिटी है, आप कितने रेट में दोगे। उन्होंने कहा मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट तो 6 से 7 रुपये पर केजी के आसपास मैक्स टू मैक्स जाता है, मैक्स टू मैक्स, तो मुझे 15 से 20 रुपये या 25 रुपये 50 रुपये तक मैं आपको दे सकता हूँ। तो देखिए ये किसान है और वो कभी भी कमर्शियली नहीं सोचता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आने वाले लोगों के ऐसे मत बोलो। मुझे तो लगता है डंके की चोट पे कहना चाहिए 200 रुपये किलो दूंगा या 100 रुपये किलो दूंगा, क्योंकि वो है, वो लीड है उसके पास, वो उसका एडवांटेज है, वो भाव तय कर सकता है। तय कर जैसे मेरे हाथ में घड़ी है, ये फला फला कंपनी की है, तो वो अपना भाव तय करती है। जी हाँ, मैं इस रेट से बेचूंगा, तो उस टाइम पे फार्मर को एक मार्जिन है यस, कि भाई अगर मार्केट में कहीं पे वो चीज़ नहीं है और मेरे पास है तो भाई मैं दे सकता हूँ, और लेने वालों की भी उसकी वैल्यू पता है। एक बार अगर ये रेसिड्यू फ्री फार्मर हमारा सीख गया तो धीरे धीरे मार्केटिंग की भी चेन मुझे लगता है बैठ जाएगी और लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आ जाएगा, और ये जो शब्द है रेसिड्यू फ्री ये धीरे धीरे फैल जाएगा हर जगह पे। अभी क्या है कि थोड़ा अपर लेवल पे पता है, लेकिन रूट्स में एकदम पता ही नहीं है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जब हमने पहले 4-5 किसानों के साथ ये एक्सपेरिमेंटेशन किया, रेसिड्यू फ्री हुआ, तो एक्सपोर्टर्स की इंक्वायरी आई, लेकिन उनके पास क्या कंटेनर भर के माल चाहिए उन्हें, हाँ, ये भी दिक्कत है फिजिबल होने के लिए। लेकिन अब इस सीज़न में इस बार हमने 600-700 किसानों के साथ में काम किया है, जो खास अदरक के किसान हैं, जो कृषि सेवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, हमसे भी जुड़े हुए हैं, एडवाइजरी से लेके इनपुट्स तक उनको गाइड किया। तब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम एक्सपोर्टर की डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। मतलब किसानों की क्वांटिटी बढ़ती है तो ये जैसे आपने कहा कि एक चेन एस्टेब्लिश हो जाती है, और ये क्या है कि इसमें कोई मिडल मैन नहीं है। एक्सपोर्टर आएगा, उसकी सिस्टम रिसोर्सेस लेके आएगा, वो पूरा हार्वेस्ट करके क्लीन करके लेके जाएगा, कोई डायरेक्टली पेमेंट जो है वो किसान को आने वाला है। तो मिडल मैन का जो प्रॉफिट है वो एक्सपोर्टर और किसान दोनों के बीच शेयर हो जाता है। बराबर। सर, यहाँ पे इतना सारा रिसर्च हो रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, तो हमारे जो देश से सारे अभी आपको इंडियन फार्मर्स देख रहे हैं या फार्मिंग छोड़ के बाहर के भी लोग देख रहे हैं, उनको सिंपल भाषा में बताइए कि ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है, या जो भी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो सादे भाषा में बताइए। देखिए बायोटेक्नोलॉजी सुनने में तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन
बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है हमारा जीना आसान करना जैविक संसाधनों की मदद से। जो कुछ भी बैक्टीरियाज है, फफूंद है, या जो भी कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैविक चीज़ें हैं, इनको हमारे इस्तेमाल में लाना। जैसे कि वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन है, बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है, बायो सीएनजी प्रोडक्शन है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट है। लेदर इंडस्ट्री में जैसे केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो अभी लेदर डीहेयरिंग के लिए बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल है। खेती में जैविक कीटनाशक है, जैविक रोगनाशक दवाइयाँ है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जैविक संसाधन है जिनका इस्तेमाल हम मनुष्यों का जो जीवन है वो आसान करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे जो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है उसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, और यही सारा रिसर्च यहाँ पे होता है। यस दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है सिंपल भाषा में। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे खेती बहुत पसंद है, सच कहूँ तो। और मुझे खेत में जाते ही बहुत एक्साइटमेंट रहती है, पौधों को देखना, उनकी पत्तियाँ देखना, उनमें कोई रोग आया है क्या, एक्साइटमेंट बहुत रहती है। लेकिन आपका काम ऐसा है कि यहाँ पे बैठे बैठे रिसर्च करना, तो कहाँ से इतना इनोवेशन करने में बहुत एक्साइटमेंट चाहिए। तो इतनी एनर्जी, मोटिवेशन और एक्साइटमेंट कहाँ से आती है आपके अंदर? मेरा घूमना भी होता है, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, या खेतों में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एज अ रिसर्चर आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एज अ एंटरप्रेनर आई एम अ अपॉर्चुनिटी सीकर। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, दे आर द अपॉर्चुनिटी। जैसे कोई स्टार्टअप है, ओला है, उबर है, कैसे बढ़ा? एक प्रॉब्लम था, आसानी होनी चाहिए थी कार मिलने में, वो ओला उबर ने सॉल्व कर दी, राइट। ओयो है, होटल का बुकिंग आप घर से करते हो गया, वहाँ पे जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो हम खेतों में जब मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ समस्या, बहुत सारी समस्या, और हर एक समस्या के ऊपर एक स्टार्टअप हो सकता है। अरे वाह! तो ये प्रॉब्लम मैं अपनी तरीके से इस लैब में सॉल्व करना चाहता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम, एक अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आता है, किसान लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेबोरेटरीज या ऑर्गेनाइजेशंस लाती है। तो उनको हम यहाँ पे लैब में डिसेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि उसमें समस्या किस चीज़ की वजह से है। जैसे अभी हमने अदरक के बारे में बात की। अदरक में जो सड़न होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अदरक का। शुरू होता है तो 5-6 दिन में पूरा खेत गायब। तो ये क्यों होता है? तो इसके ऊपर जब हमने स्टडी की, उसमें 8-10 समस्याएं हमें पता चली। एक तो उसमें ली होती है, उसकी वजह से निमेटोड, सूत्रकृमि जिन्हें हम कहते हैं। उसके अलावा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या टॉनिक जैसी दवाइयाँ है, जो फसल हमेशा हरी भरी रखते हैं, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जो उसके ऊपर स्ट्रेस लाती है, इम्यूनिटी डाउन कराती है। इसके अलावा पानी, और पानी के साथ कुछ वाटर सोल्यूबल जैसी खादों का ओवर एप्लीकेशन। तो ये समस्या हमें जब जैसे जैसे पता चली, तो हमारे पास सैंपल आने लगे और हम फिर किसानों को एडवाइजरी देने लगे। कि उसके अनुसंधान के बाद पता चला कि ये समस्या है, इस रीजन में है, तो ये है निमेटोड्स की वजह से, ये है एक फ्लाई की वजह से, ये है किल्ली की वजह से, वायर वर्म की वजह से। तो उसके अनुसार जो रिकमेंडेशंस है, प्रोडक्ट्स है, वो हम किसानों को सजेस्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम का इस लैब में डिसेक्शन होता है, और उस डिसेक्शन के बाद उनको एडवाइजरी जाती है। इंडस्ट्री का प्रॉब्लम आता है कि हमें ये फॉर्मुलेशन बनाना है जिसके हमें रिजल्ट XYZ चाहिए, या इस तरीके से उसका काम हो, उससे फफूंद का कंट्रोल हो, या जो ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि जो रेसिड्यू फ्री हो, और जो एक्सपोर्ट के लिए चलेगा। या लेट हार्वेस्ट में कोई अनार है या अंगूर है, तो उस पर हम रोकथाम कर सकते हैं, कीटकों का बंदोबस्त कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रिसर्च करते हैं, और उनको वैसी प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन या सूक्ष्म जीव जो इसमें मदद करता है, या कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की मदद से हम उन पे ये करने में मदद करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम आपकी एक्साइटमेंट है। या प्रॉब्लम इज माई एक्साइटमेंट। बहुत सही। और एक जरूरी चीज, एज अ साइंटिस्ट, एज अ इनोवेटर और एज अ एंटरप्रेन्योर, आप ये सारी तीनों चीज़ों का कैसे बैलेंस करते हैं? और साथ में फैमिली भी है और बहुत सारे और भी काम है, कैसे बैलेंस कर पाते हैं? हाँ, ये बैलेंस करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखिए, एज एन एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि ये मेरा सिस्टम सही तरीके से रहना, बराबर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, पैसा भी तो पैसा भी आए, जिससे मेरे साथ में जुड़े हुए लोगों को मैं सही तरीके से फाइनेंशियली रिटर्न्स दे सकूँ, क्योंकि ये सब फाइनेंस पैसे के लिए चलता है। तो इसमें है कि जो एंटरप्रेन्योर मुझ में है, वो जैसे मैंने भी बात की कि अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है। मतलब
कहाँ पे प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि मैंने इनिशिएट किया तो फार्मर सुसाइड के बाद इलिटरेसी हमने देखी। उसके अलावा इंडस्ट्री के पास R&D नहीं होती है तो वो सही फॉर्मुलेशन नहीं दे सकते और उनको रिजल्ट नहीं आती है। तो हमने इंडस्ट्री को टेक्निकल फॉर्मुलेशन देना शुरू किया, R&D बेस्ड प्रोडक्ट्स देने शुरू किए, R&D स्ट्रेटेजीज देनी शुरू की। तो वो देने की वजह से एक फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी उससे आती गई। दूसरा इनोवेटर का इनोवेशन के लिए एक विजन चाहिए होता है कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी, बराबर उसके लिए आगे की ज़रूरत क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब ये चल रहा है तो आगे क्या होगा। अब देखिए हम सब EVs के ऊपर फोकस्ड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस्ड है। तो EVs यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब एज एन साइंटिस्ट मुझे लगता है कि हम पोल्यूशन और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे जो वेस्ट है उसका मैनेजमेंट या डिसमिसल के लिए अभी तक कोई भी सिस्टम नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट भी नहीं है, बस चल रहा है। ईवी है, पोल्यूशन कम करो, गैस कम करो, तो ईवी। लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है और वो ईवी का जो वेस्ट है बैटरीज का वो हम कहाँ पे यूटिलाइज करने वाले। तो मेरे अंदर का साइंटिस्ट देख रहा है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल या चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे एक जो विंग है हमारी लैब का, वो बायोफ्यूल में भी काम करता है। वेस्ट टू वैल्यू इस के ऊपर हमारा फोकस रहता है। जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका बायोफ्यूल प्रोडक्शन, बायो CNG प्रोडक्शन, बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन बनाने में भी हम काम करते हैं। तो ये एक इनोवेटर की सोच है। और इसके साथ में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अलाइन करके मैं रखता हूँ, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्योंकि रात में मुझे सहजता से नींद आनी चाहिए कि मैंने जो काम किया है उससे चेंज हो रहा है और कहीं भी किसी की हंसी के लिए मेरे रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये है, और ये ऐसी चीज़ों का अलाइनमेंट है ताकि बीच में फैमिली को समय देना, तो ये समय चुराना पड़ता है, तो देना पॉसिबल होता है। और मेरी छोटी बेटी है, वो भी बहुत अवेयर है इन चीज़ों के बारे में। बढ़िया। मतलब जो मेरी थॉट प्रोसेस है उससे आगे उसकी थॉट प्रोसेस है। मैं कहता हूँ कि मुझे बायोलॉजिकल तरीके से इलियों का बंदोबस्त करना है, इल्ली मारनी है। वो कहते कि नहीं, हम अगर इलियों को मारेंगे तो फिर एक बार इस चीज़ ऐसी आएगी, हम भी मर जाएंगे। तो आप अभी रिसर्च करो, आप इल्ली मारने की दवाई ढूंढो, मैं बड़ी होके इल्ली को जिंदा करने की दवाई ढूंढने वाली हूँ। हाँ, ये होने वाला है आगे फ्यूचर में। हमें फिर से रिवाइवल करना पड़ेगा इनका, क्योंकि ये एक साइकिल है, ये एक चेन है। ये अगर डिस्टर्ब होता है तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। अलोन ह्यूमन कांट सर्वाइव, इट्स अ माइक्रोब, इट्स एन बायोम, को एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ईच अदर विद द कोऑपरेशन। इसीलिए इस कंपनी का नाम भी बायोम है। बायोम मतलब को एग्जिस्टेंस विद कोऑपरेशन फॉर द बेटर सर्वाइवल। ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अच्छा। और आगे जाके आप 30, 40, 50 साल बाद कहाँ देखते हैं इस टेक्नोलॉजी को? मतलब लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या बदलाव, बड़ा क्या क्रांतिकारी और क्या बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, आज जो भी बीमारियां हैं बहुत सारी, जैसे कैंसर, तो सबको पता है, कैंसर ट्रेंड के बारे में भी स्टोरी आती रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो ये अगर रेसिड्यू फ्री हम कर लेते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग कर लेते हैं, तो इनसे छुटकारा तो मिलेगा ही। लेकिन आज जो किसान सुसाइड कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो जाएगा, हमारी ज़मीन है उपजाऊ रहेगी। तो इसका एक एडवांटेज हमें है कि अगर कि गवर्नमेंट भी, जैसे गवर्नमेंट कहता है नेचुरल फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, किसान लॉसेस में जाते हैं और वो छोड़ के भाग जाते हैं, बराबर है। लेकिन उसका ट्रेनिंग दो यार, आप उनको प्रशिक्षण दो, उसकी जानकारी दो। ट्रेनिंग क्या, ड्रम ले लो, ड्रम में बैक्टीरिया डाल दो, उसमें फंजाई डाल दो, उसमें गुड डाल दो, और ये करके आप 4-5 दिन रोको डाल दो। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें पैथोजन या रोगकारक जीवाणु बढ़ रहा है, रोगकारक पपुन बढ़ रही है, या हमारे काम की चीज़ बढ़ रही है। लोग उसमें ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं, गुड़ में रख देते हैं यार, उसमें बैक्टीरिया बढ़ते हैं, उसके नेचुरल एंटी फंगल एक्टिविटी होती है, वो ट्राइकोडर्मा में को मार देता है। उसमें से गुड़ नहीं, गुड़ के ऊपर जो बैक्टीरिया बढ़ते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी अल्कोहल तैयार होता है, वो भी ट्राइकोडर्मा को कम कर देता है। तो हमने जितना डाला था उसका 1% भी खेतों में नहीं जाता है। तो गुड़ नहीं डालना चाहिए? नहीं, आप यूज़ करो, इस्तेमाल करो इन चीज़ों को, लेकिन जो भी ट्राइकोडर्मा आप यूज़ कर रहे हो या जो भी जैविक कीटकनाशक, फफूंदनाशक या बैक्टीरिया का आप इस्तेमाल कर रहे हो, बायो फर्टिलाइजर का, वो आप एज इट इज़ डाल दो। और एक किसान ऐसी चीज़ है कि जिसको सही जगह, मतलब गुमराह किया जाता है। जो अनपढ़ है ना, वो जल्दी फंस जाता है, जल्दी गुमराह हो जाता है।
जिसको सही नॉलेज नहीं है वो जल्दी गुमराह हो जाता है, और यही किसानों के बारे में किया जाता है। अभी जो यूथ आ रही है एग्रीकल्चर में, और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कोई डायरेक्ट मिलता है, बोलता है कि संतोष भाई मैंने बीएससी एग्री किया है या मैं एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ, उनको क्या अपॉर्चुनिटी है इस बायोटेक्नोलॉजी में, ओवरऑल एग्रीकल्चर में? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब आप बीएससी एग्री हो या बीएससी फ्रॉम रेगुलर हो, तो देखिए हर एक चीज़ में बायोलॉजिकल संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि हमारी ट्रीटमेंट्स है, पेट खराब होता है, वोमिटिंग्स होती है, डायरिया होता है, तो डॉक्टर क्या देते हैं? बैसिलस क्लोजिस्पोर सस्पेंशन होता है, यीस्ट साइकोरोमाइकोसिस जीवाणु होता है, जीवाणु फफूंदी ऐसी चीज़ें होती है, ये इनका कंसोर्शिया देते हैं। तो यहाँ पे भी बायोलॉजिकल्स। इसके अलावा अभी देखो फ्लोर क्लीनर है, तो उसमें भी एंजाइम बेस्ड इको फ्रेंडली फ्लोर क्लीनर्स आ रहे हैं। अभी देखो बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जिसमें ये आप इस्तेमाल करोगे तो आपके घर में कैंसर आ जाएगा। वो बात भी सही है, क्योंकि जैसे थायोल्स है, थायोल्स के एक्सेसिव इस्तेमाल की वजह से हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मेल फीमेल जो हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस, उनकी लेवल्स में गड़बड़ होती है और उसका इम्पैक्ट इस जनरेशन पे पड़ रहा है। तो इसमें भी एंजाइम बेस्ड, माइक्रोबियल रिसोर्सेज बेस्ड चीज़ें आ रही है। माइक्रोबायोम भी आ रहे हैं कि एक बैक्टीरियल कंसोर्शिया का पाउडर है कि जो आप इस्तेमाल करो वो आपके स्किन के लिए सही है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और जो भी पैथोजेंस हैं उनको भी इससे एलिमिनेट करेगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस अभी आ रहे हैं। और खेती में बायो फर्टिलाइजर्स इफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। बीटी टेक्नोलॉजी इज़ एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा फफूंदनाशकें आ रही है, उसमें भी एडवांसमेंट आ रहा है। और ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ऊपर सभी लोग जोर दे रहे हैं। अभी हमारी खेती में इतना वेस्ट है, वो अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पेट्रोल डीजल के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। उस वेस्ट को ले लो, देखिए पंजाब हरियाणा में देख रहे हैं पराली जलाते हैं तो दिल्ली के लोगों को ब्रीदिंग करने में दिक्कत आती है। तो लेकिन अगर हम वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, तो मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, खेती खुशहाल होगी। दूसरी चीज़, उसको अगर हम डिकम्पोज करेंगे, डिग्रेड करेंगे, तो हमारे लिए, हमारी घर की एनर्जी जनरेशन के लिए बायोगैस बन जाएगी, बायो सीएनजी बन जाएगी। अगर हर एक किसान के पास एक छोटा सा बायो रिएक्टर दिया जाए जो सीएनजी प्रोड्यूस करता है, तो गवर्नमेंट उसको कलेक्ट कर सकती है। वो जो बैग्स आते हैं एचडीपी के, उसमें वो कलेक्ट किया जाता है, तो वो हार्वेस्ट किया जाएगा, उसका प्यूरिफिकेशन एक सेंट्रल लोकेशन पे किया जाएगा, तो उससे भी किसान को रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके की सिस्टम होना ज़रूरी है। मतलब बीएससी एग्री करके जो आ रहा है उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए खेती में एग्रोनॉमी होता है, एंटोमोलॉजी होता है, सभी चीज़ें होती है। ऑल थिंग्स वो सीख सकता है, रिसर्च कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल। रिसर्च में आना तो बहुत कम हो गया लोगों का अभी। हाँ, ये बात और दिमाग नहीं लगाना है लोगों को। मैंने अभी आर्टिकल देखा था एक कि जैसे कि यूएस में हर 1000 लोगों के पीछे 10 या बीस ऐसे कुछ साइंटिस्ट है, और हमारे यहाँ पे 10,000 में से कम एक या ऐसे साइंटिस्ट होता है। देखिए जितना इनोवेशन होता है उतना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। जितनी टेक्नोलॉजी होगी आपके पास उतना आप विश्वगुरु बनने की क्षमता रखते हो। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों को भी तवज्जो देना इम्पोर्टेंट है। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ है, करियर की ग्रोथ है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक चीज़ ऐसी होती है कि देखिए महाराष्ट्र में आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहाँ पे सभी लाइब्रेरीज फुल होती है। क्यों फुल होती है? सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टडी करते हैं। यार कब तक आपकी लाइफ के 4-4, 5-5 साल प्रोडक्टिव है वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी करने में डाल रहे हो और स्टडी कर रहे हो, और ऊपर से ये भी गारंटी नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। प्लान भी तो आपके पास रेडी होता ही नहीं है, तो फिर बाद में सुसाइड जैसी चीज़ें कर लेते हो। तो साइमल्टेनियसली स्टार्ट योर ओन। यार देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपने जो एजुकेशन लिया है उन एजुकेशन की मदद से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढो। वो बहुत आसान है, उसमें लागत भी कम है, फंडिंग्स भी अवेलेबल है, गाइडेंस भी अवेलेबल है। तो अगर आप ये करोगे तो आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे, उस साथ में आपकी पढ़ाई करो, हो जाता है तो हो जाओ ऑफिसर। लेकिन आप सिर्फ ऐसी पढ़ाई करके ऑफिसर होगे तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा खेती के, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑफिसर सिर्फ पढ़ाई करके ऑफिसर होता है। जैसे कि एक कॉन्फ्रेंस में मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं कह रहा था कि मिट्टी जिंदा होनी चाहिए, उसको कंजर्वेशन होना चाहिए, उसके लिए रेगुलेशंस होने चाहिए। उस ऑफिसर ने मुझे कहा कि भाई जी ये आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अभी हाइड्रोपोनिक्स से एरोपोनिक्स से तो आगे मिट्टी की जरूरत पड़ेगी क्या? यार आप सिर्फ ये पढ़ाई करके ऑफिसर होगे ना तो देश की यही हालत होगी।
तो आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर बैलेंस रखना है। आपको फील्ड से भी जुड़ा होना चाहिए, आपको पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। आप जितने फील्ड से जुड़े हो उतना आप सही तरीके से डायग्नोस अंडरस्टैंड कर सकते हो और नेचुरली आप में वो कैपेबिलिटी आती है कि आप सही तरीके से एग्जाम में आंसर लिख सकते हो। और ये सब करने के बाद आपकी शादी भी हो सकती है। बेटा नहीं तो क्या होता है कि खेती करूंगा या उस विभाग में जाऊंगा या उस चीज में जाऊंगा तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी, एक ठप्पा लग गया है अभी आजकल किसानों के ऊपर। ये थॉट प्रोसेस अभी बदल जाएगी, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। जैसे जिन किसानों के साथ हमने काम किया है कि अभी घुले है शेवगांव से, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से, संग्राम रेवंडे है, ऐसे कुछ यंगस्टर्स है। क्या उस बच्चे को, अभिजीत को 7 लाख रुपए लग रहे थे उसके डोनेशन भरने के लिए, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, और वो भी 300-400 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो उसकी बजाय उसने 7 किलोमीटर की पाइपलाइन की अपने खेत में। वो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया, बाद में एवरीथिंग इज चेंज। तो देखिए 3-3.5 एकड़ में उसने 55 लाख की आमदनी की, उसका खुद का घर भी बन गया। ग्रेट ग्रेट। तो ये आप 5-10 साल भी जॉब करोगे ना तो उतने आप सेविंग नहीं कर सकते हो। 30 लाख का घर लोगे और उसके बाद पूरी जिंदगी भर आप उसकी किस्त जो है वो चुका। ये जॉब का ट्रैप बहुत खतरनाक है, उससे अच्छा तो खेती अच्छी खेती डिपेंडेंट रहो, जब चाहे छुट्टी लो, जब चाहे एंटरप्रेन्योरशिप, आप उस तरीके से खेती को देखो, लाइफ आपका है। सॉर्टेड रहेगा, बिजनेसमैन की तरह ही रहेगा किसान को, अगर फार्मिंग को एज ए बिजनेस देखता है तो। अब हम देख रहे हैं ना, देखो कुछ ऐसी भी सक्सेस स्टोरीज है कि जिन्होंने जॉब छोड़ दी और एग्रीकल्चर में आए, लेकिन वो जो व्यू उनका था वो कमर्शियल था, टेक्नोलॉजी बेस्ड था, तो वो कुछ लेके अपने साथ खेती में आए। आप उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि जॉब छोड़ के खेती करने के लिए जाओ। तो उन्होंने कैसे किया, द वे दे डिड, टेक्नोलॉजी लेके आए, थॉट प्रोसेस लेके आए, कमर्शियल अप्रोच लेके आए, और फिर उन्होंने सिलेक्टिव कल्टीवेशन करके फिर उसमें से प्रोडक्टिविटी ली है। किसान भाई हमारे ना एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, और वो ट्रैप ना आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि किसान अगर खेत में कुछ हो गया तो उसको कुछ पता नहीं, वो दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार कुछ सामान देता है, उसको ऊपर से कुछ आया होता है। ये सारा एक सिस्टम है, इसको थोड़ा सा खोल के बताइए ना। कि ये ट्रैप जो है वो किसान कृषि रसायनों के बारे में अशिक्षित है, उसकी वजह से है। जैसे कि खेतों में जो भी समस्याएं आती है उसके लिए वो तो कृषि सेवा केंद्र के ऊपर डिपेंड है, लेकिन पिछले 10 साल में अगर हम देखेंगे तो फफूंद नाशक जो है, जिसको फंजीसाइड कहा जाता है, उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है, जो मिट्टी की सजीवता को पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है। ये सजीवता क्या है? ये ऐसी फफूंद या बैक्टीरिया है जो हमारे पौधों को न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाती है, जो हमारे पौधों को पेस्ट पैथोजेंस मतलब रोग और कीटों से संरक्षित कराती है, और वातावरणीय बदलाव से भी संरक्षित कराती है। लेकिन अगर हम फफूंदनाशक यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से मिट्टी में जो भी उपयुक्त फफूंदें हैं जो पौधों के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो मर जाती है। अगर वो मरती है तो वो ऐसे फफूंदें होती है कि जो फॉस्फोरस उपलब्ध कराएगी, जो फफूंदनाशक का भी काम करेगी, जो ऐसी है कि जो इल्लियों को भी मारेगी, जैसे कि हम बाहर से अब यूज़ कर रहे हैं मेटाराइजियम या ट्राइकोडर्मा जैसी चीज़ें। बराबर। तो ये जो है वो है हमारी मिट्टी की सजीवता, और फफूंदनाशक के इस्तेमाल की वजह से वो सजीवता कम होती है। अगर वो कम होती है तो हमारा जो पौधा है वो न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं ले पाता है। तो न्यूट्रिशन होने के बाद भी हम और ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारी मिट्टी में डाल देते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आती है तो हम टॉनिक का पावर लगा देते हैं। और अगर ये सही फफूंदें नहीं है, ये हमारी बॉर्डर पे हमारे सैनिक ही नहीं है, तो जो रोगकारी जंतु है, कीटक है, वो हमारे पौधों पे आक्रमण कर देते हैं। उस अटैक से संरक्षण के लिए हम फिर रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक फफूंदनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे खर्चा बढ़ जाता है। तो क्यों बड़ा खर्चा? कैसे शुरुआत हुई? हमने फफूंदनाशक मिट्टी में से यूज़ किया, मिट्टी की सजीवता खत्म हो गई, हमारी बॉर्डर जो थी, बॉर्डर पूरी हमने खुद ही उड़ा दी। बॉर्डर पे 1-2 टेररिस्ट आ रहे थे जिनको हम गोली भी मार सकते थे, और वो गोली है वो जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंदनाशक से भी मार सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए था? न्यूक्लियर वेपन। हमने वो वहाँ पे डाल दिया, तो हमारी बॉर्डर हमने खुद उड़ा दिया, भैया आओ जाओ घर तुम्हारा। अब वो आ गए तो फिर हमें फिर ज़्यादा पुलिस, ज़्यादा फोर्स और लगानी पड़ती है। ज़्यादा चीज़ें लगाने के बाद में हमारी लागत का खर्चा भी बढ़ जाता है। राइट। तो ये ट्रैप है। अगर हम सही जानकारी लेंगे कि मिट्टी में क्या चलेगा या क्या नहीं, तो हमारी मिट्टी सही रहेगी तो जड़ें सही रहेगी तो उपज अच्छी आएगी, कीड़ और रोकथाम भी उससे नेचुरली हो जाएगी। और
सजेशन के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी, यानी कि कंसल्टेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। मैंने ये देखा कि एक परफेक्ट एग्रोनॉमिस्ट अगर होगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 लोग के आके बता रहे हैं, फिर उसका डिसीजन आ रहा है, फिर सुबह दूसरा चीज़ जाके वो ला रहा है, ये बहुत चलता है। मैंने ये तो देखा है। हाँ, ये इन्फ्लुएंस हो जाता है, लेकिन भाई आप जो खाद हो या कीटनाशी दवा हो या कोई भी टॉनिक को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी सही जानकारी लो। जो आपको बता रहा है उसका एजुकेशन क्या है, वो सही पर्सन है। आप अगर बीमार पड़ते हो तो आप कंपाउंडर के पास नहीं जाते हो, आप जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दवाइयाँ पूछते हो। तो इसी तरीके से हमारे खेतों के लिए भी सही डॉक्टर का चुनाव ज़रूरी है। वो आपको सही दवाई देगा तो ही आपकी खेत में खुशहाली होगी, नहीं तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको एक ये छोटा सा ट्रैप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ट्रैप बहुत खतरनाक है और हानिकारक है हम किसानों के लिए, और हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी तो और गड़बड़ हो जाएगा सब सिस्टम। तो हमें सीखना है और सीख के ही अच्छे से खेती करना है, तब जाके हम कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ये बदलाव लाने के लिए हमें 1-2 साल नहीं लगे, 5 साल 10 साल, बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि हमने खराब भी किया है लंबे समय से, तो अच्छा करने के लिए भी समय लगेगा। लेकिन उसके तरफ हमें एटलीस्ट देखना तो चाहिए अच्छे से। सर, हमने इतनी सारी बातें की डिटेल में, दिमाग खोलने वाली बातें थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आया मुझे। लेकिन मुझे ना एक क्यूरियोसिटी ये थी कि जैसे हमारे देश में तो अवेयरनेस अभी इन चीज़ों का बहुत कम है, लेकिन ग्लोबली अभी क्या चल रहा है ये सारी चीज़ों के बारे में? ग्लोबली अवेयरनेस बढ़ रहा है, मतलब दे आर 10 years ahead फ्रॉम अस। 10 साल वो हमारे आगे है एडवांस कंट्रीज में अगर देखा जाए तो। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट के ऊपर है, ग्रीन फ्यूल की डेवलपमेंट के ऊपर है, ग्रीन पेस्टिसाइड्स की डेवलपमेंट के ऊपर है। तो इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये सबसे ज़्यादा फोकस्ड एरिया है ग्लोबली, कि मतलब सभी को पता है कि एक स्टेज के बाद क्या हो जाएगा, अब ऐसे ही चलता रहा। तो इसकी वजह से MNCs से लेके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सभी जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही फोकस करें। ये बात है, लेकिन आम जनता को तो पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की, खास करके फार्मिंग से लेके आम जनता, क्योंकि वही लोग खा रहे हैं, फार्मिंग में भी हो रहा है वही बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, आज हमने इतना सारा डिस्कस किया, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और सर, हमारी टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहूँगा, ये लीजिए। पर एक इम्पोर्टेंट बात, इतनी सारी बातचीत की, पर्सनली मुझे तो एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग रहा ये सारी चीज़ें। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आप हमारे द इंडियन फार्मर शो में आए और इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू।